क्या हाल पढ़ ले गैंग। हमारी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, बट ये कुछ रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि मैंने खुद हैंड पिक किए ये सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई के इंपॉर्टेंट सोर्सेस से उठाए गए क्वेश्चंस, जिनकी काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन उठ के आ जाएं या फिर इन्हीं क्वेश्चन से बेस्ड क्वेश्चन उठ के आ जाएं। है वाई वॉज नेपोलियनिक रूल ओवर अदर रीजन अनपॉपुलर विद सम सेक्शंस ऑफ यूरोप। क्यों नेपोलियन का जो रूल था ना, नेपोलियन का एक सेट ऑफ रूल आया था ना, नेपोलियनिक रूल बोलो या फिर बोलो सिविल कोड आया था ना, नेपोलियनिक सिविल कोड। अब इसमें क्या होता है, इसका पूछा गया इस क्वेश्चन में कि क्यों ये कोड कई जगह पर पसंद किया जा रहा था लेकिन कई जगह पर अनपॉपुलर था, अनपॉपुलर विद सम सेक्शन ऑफ यूरोप। तो अब देखो यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है किस चीज का, हमें लिखना यहां पे है सिर्फ और सिर्फ डीमेरिट्स ऑफ सिविल कोड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीमेरिट्स लिखना है। क्यों, बाकी जगह पे क्यों पॉपुलर नहीं था, क्योंकि उसके डीमेरिट्स की वजह से उसमें क्या क्या नुकसान रहे होंगे, इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया बाकी जगह पे। और क्या क्या नुकसान है वही लिखना है, हमें याद भी है कि देखो द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज हैड टू फेस इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप। टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, बहुत टैक्स बढ़ा दिया गया था, और सेंसरशिप था, कोई भी अपने मन से कुछ काम नहीं कर सकता था, सब चीज पर रोक टोक थी। द फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू कॉन्कर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वाज नॉट पॉपुलर विद द न्यूली कॉन्कर्ड पीपल। कि जो नए नए स्टेट्स पे इसका राज होता जा रहा था, वहां पर ये फोर्स कंस्क्रिप्शन या फिर रिक्रूटमेंट, अरे यार जबरदस्ती जो फ्रेंच आर्मी में लोगों को भर लेते थे ना, उसी को बोलते थे फोर्स रिक्रूटमेंट या फोर्स कंस्क्रिप्शन। अब ये चीज वहां पे नए लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है, फोर्स कंस्क्रिप्शन या रिक्रूटमेंट। तीसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिड नॉट गो हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। द न्यूली एनेक्स्ड रीजन्स फाउंड देमसेल्व्स अंडर फ्रेंच रूल। क्या पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो आ गए थे कि हाँ चलो बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहा था, लेकिन वहां पर पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। जैसा बताया, सेंसरशिप थी, कोई ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, टैक्स बढ़ गया था, फोर्स कंस्क्रिप्शन था और पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में डीमेरिट्स हैं। और इसी को अगर पूछता कि व्हाट वर द डीमेरिट्स ऑफ सिविल कोड, तो भी यही सेम पॉइंट लिखते। और यही थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है कि क्यों नेपोलियनिक कोड को कई रीजन में पसंद कर रहे थे बट कई रीजन में अनपॉपुलर था। तो क्यों, क्योंकि उसके डीमेरिट्स थे, जितने नुकसान थे वो लिख दिए। अब हु वॉज मेरियन्ने एंड जर्मेनिया, ये तो सबको पता है यार, मेरियन्ने और जर्मेनिया कौन थी। एंड व्हाट वर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड, जिस तरीके से इनको पोर्ट्रेट किया गया उसमें क्या इंपॉर्टेंस थी। देखो सबसे पहले मेरियन्ने, मेरियन्ने का क्या है क्या है रियल नेम, क्या थी मेरियन्ने। अरे मेरियन्ने यार फ्रांस की एलेगरी थी ना, एलेगरी हमने पढ़ा था। एलेगरी क्या होता है, जब हम कभी भी किसी भी चीज को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और एक किस चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी, नेशन की, फ्रांस के नेशन की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन थी। और वहीं जर्मेनिया किसकी थी, जो नाम में लिखा है यार, जर्मनी की। ठीक है, नाम में लिखा है जर्मनी की। अब मेरियन्ने इन फ्रांस नेशन वॉज क्रिश्चियन एज मेरियन्ने, क्रिश्चियन का मतलब नाम देना, किस तरीके से उसको डिनोट किया गया था, मेरियन्ने नाम से। अब पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन नेम था क्योंकि वहां अधिकतर क्रिश्चियनिटी रिलीजन था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, क्या आइडिया था, ये इंपॉर्टेंट है। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, यानी कि लोगों का नेशन। स्टैचूज ऑफ मेरियन्ने विथ रेड कैप, कैसा स्टैचू था रखना, बुक में तुम्हें दिया भी है इमेज में। रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकेड वर इरेक्टेड एट पब्लिक स्क्वायर टू रिमाइंड पब्लिक ऑफ नेशनल सिंबल ऑफ ड्यूटी। मेरियन्ने इमेज मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स एज वेल। देखो यहां पर थोड़ा बहुत दिया कि कैसी वो इमेज दिखती थी, कैसी थी, रेड कैप थी, ट्राई कलर था, इंडिया वाला ट्राई कलर नहीं यार, ये ट्राई कलर था फ्रेंच वाला ट्राई कलर, रेड व्हाइट ब्लू वाला, और कोकेड था। अब ये कहां पे लगा दिए गए, ये सारी मूर्तियां लगा दी गई पब्लिक स्क्वायर्स पे। पब्लिक स्क्वायर्स मतलब कि चौराहे, ठीक है, रोड के क्रॉस रोड्स पे, और ताकि लोगों को दिखता रहे और लोगों को एक नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी लगे, यहाँ आपस में मिलजुल के रहने की भावना लगे, नेशनलिज्म की फीलिंग जगे। और कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी लगा दिया गया। वहीं अगर बात करते हैं जर्मेनिया की, तो इन जर्मनी, जर्मेनिया बिकेम द एलेगरी ऑफ जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब इसने क्या क्या है, सी शोन वियरिंग अ क्रोन ऑफ ओक। ठीक है, बुक में तुमने देखा होगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम कर रखे हैं एक वीडियो में, वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे लीव्स रखा गया है, ओक लीव्स, ठीक है, उसके सर पे क्रोन ऑफ ओक, यानी कि ओक का ताज, ओक लीव्स का ताज। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, क्योंकि जर्मन ओक किसके लिए होता है, हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। नीचे आ जाओ, कैन यू एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक हार्डशिप बाय यूरोपियन पीपल ड्यूरिंग 1830। अब देखो तुम्हें याद दिला दूं कि 1830 में क्या आ गया था, जल्दी बताओ, कौन सा डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप झेलनी पड़ी थी यूरोप के लोगों को। अब क्या क्या दिक्कतें थी, द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। देयर वाज एन इमेंस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी थी, देखो
सीक्वेंस में देखो, पॉपुलेशन पहले बढ़ती है, पहला चीज, फिर ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ वर्कर इंक्रीज, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो वर्कर की सप्लाई बढ़ गई, एंड द डिमांड वॉज वेरी लेस, लेकिन डिमांड कम थी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज फेस्ड बाय यूरोपियंस। हुआ क्या था कि 1830s में सबसे पहले तो होता है कि पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई, अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो माइग्रेशन बढ़ गई। माइग्रेशन क्यों? माइग्रेशन हुई कहाँ से? टाउन से कहाँ पर? सिटीज़ की तरफ माइग्रेशन होने लग गई, और माइग्रेशन किस लिए हो रही थी? जॉब की सर्च में, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट है तो गरीबी है, यानी कि जब लोग गरीब हैं, क्या है, क्या है, गरीबी है, तो यानी कि ऐसे डॉलर का सिंबल बना दे रहा हूँ, और ये नीचे, यानी कि गरीबी और पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं तो कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे, गरीबी है, इसका मतलब कि डिमांड तब कम ही रहेगी ना, डिमांड कम ही थी, लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई थी, माइग्रेशन हो रही थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है। इन 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी देयर वॉज एन इमेंस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबसे पहला पॉइंट पॉपुलेशन बढ़ गया, फिर उसके बाद ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ वर्कर इंक्रीज, वर्कर की सप्लाई बढ़ गई। कैसे बढ़ी थी? माइग्रेशन से, बताया ना, यहाँ पर लोग माइग्रेट कर रहे थे, सिटीज की तरफ भाग रहे थे नौकरी की सर्च में, लेकिन डिमांड नहीं बढ़ी थी, डिमांड वॉज वेरी लेस, अब इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज फेस्ड बाय यूरोपियंस। फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अगला पॉइंट देखो, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टाउन्स फेस अ स्टिफ कंपटीशन फॉर इंपोर्ट्स ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट्स। याद है ना, इसीलिए तो कॉर्न लॉ लगाया गया था, क्योंकि जो वहाँ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जैसे मान लो एक कंट्री है, यहाँ पे जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3 लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब यहाँ पर जब तुम बाहर से मशीन मेड गुड ले आओगे, मशीन मेड गुड्स, ठीक है, जो आसानी से बन जा रहा है, कम पैसे में बिक रहा है, तो इनका सामान कोई नहीं खरीदेगा, सब मना कर दे रहे थे, जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा था, ठीक है। स्मॉल प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ टाउन्स फेस अ स्टिफ कंपटीशन फॉर इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स। फिर उसके बाद इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वर एरिस्टोक्रेसी, जहां पर एरिस्टोक्रेसी ज्यादा पावर में थी, पीसेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, फ्यूडल ड्यूज थे उस टाइम पे, और ऑब्लिगेशन यानी कि अलग अलग रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, इसकी वजह से पीसेंट्स को दिक्कत हो रही थी। और एरिस्टोक्रेसी क्या है? अरे यार 3 क्लास थी ना, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और पीसेंट्री, पीसेंट्स, तो जो गरीब थे सबसे नीचे वाले पीसेंट्स वाले, इनको दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद अब सुनो, देखो इस तरह से आ गया एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आ सकता है इस बार, क्वेश्चन 5, नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब यहां पर क्या बताया गया है कि नेपोलियन के आने से डेमोक्रेसी तो स्वाहा हो गई है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जो चीजें हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या पूछा है, जैसे ऊपर घुमाकर पूछा था डीमेरिट, यहां पर पूछ लिया मेरिट्स, तो बस फायदे लिख दो। मेरिट्स क्या क्या थे सिविल कोड के, सिविल कोड ऑफ 1804 के क्या क्या मेरिट्स थे, कि उसने सारी भी डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ या फिर बर्थ प्रिविलेज को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जितनी भी प्रिविलेज बर्थ के बेसिस पे मिलती थी वो सब हटा दिया। फिर इट स्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई कि लॉ की नजर में, कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं और सबको राइट टू प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है। एंड देन नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, देखो फ्यूडल सिस्टम से दिक्कत हो रही थी, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, और पीसेंट्स को फ्री कर दिया, किससे, सर्फडम लेबर से और मैनोरियल ड्यूज से, छोटे मोटे ड्यूज से। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव, टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन की बिजनेस की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी हटा दी गई। चलो आगे आओ, व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना ऑन यूरोप, ट्रीटी ऑफ वीना में क्या हुआ था ये बताओ। देखो ट्रीटी ऑफ वीना में यूरोपियन पावर मिलती हैं आपस में, और कौन कौन सी पावर रहती हैं इसको याद कर लो, BRPA। कैसे, देखो क्या करती है ना, ये 3 कंट्री को मैंने याद करवाया था लेक्चर में, एनिमेट लेक्चर डाला हुआ है, चाहो तो देख सकते हो हर चैप्टर के हिस्ट्री का। बी प्राग से क्या था, बी से ब्रिटेन था, पी से प्रशिया था, आर से रशिया था, ए से ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ये 4 कंट्रीज थी। तो के से क्या था, के से था किल्ड, KILLD, और किसको मारा था इन्होंने, नेपोलियन को। तो ये सारी कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को मारा था, और इन्हीं सारी कंट्रीज ने जिनके नेपोलियन को मारा था, इन्हीं सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या साइन किया, ट्रीटी ऑफ वीना। क्या था इसमें, 1815 में साइन हुआ, और इसमें था क्या क्या ये देखो, डिपोज्ड बॉर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, जो बॉर्बन डायनेस्टी हट चुकी थी, हार चुकी थी, उसको वापस पावर में ले आते हैं। फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच वाज प्रिवेंटेड, फ्रेंच का जो फ्यूचर एक्सपेंशन था उसको प्रिवेंट किया गया, कैसे, बॉर्डर्स पे सिटीज सेट कर दी गई थी कि आगे एक्सपेंशन ना हो पाए। रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटायर। देखो अब ये जितनी भी कंट्रीज थी ना, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये सब मिलके अपने में बांट रही थी सारे के सारे हिस्से, तो अब ये हिस्से सबको अलग अलग मिले। जैसे प्रशिया को क्या मिला था, वेस्टर्न फ्रंटायर, वेस्टर्न एरिया मिला था, ठीक है, वेस्टर्न फ्रंटायर को क्या याद करना है, PWD, प्रशिया वेस्टर्न डील,
ठीक है, रशिया को वेस्टर्न मिल गया। इन केस ऑफ रशिया ईस्ट मिला था, रशिया को ईस्ट मिला। पोलैंड को क्या मिला, गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। देखो रशिया को क्या मिलता है, पोलैंड मिल जाता है, रशिया को पोलैंड, और प्रशिया को क्या मिलता है, सैक्सनी, प्रशिया को सैक्सनी। और द ट्रीटी स्लोड डाउन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, इस ट्रीटी के बाद नेशनलिज्म की ग्रोथ कम हो गई। देयर वॉज एन एफर्ट टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। अब देखो नेपोलियन जब आता है तो ये सही भी ये किंग वाला रूल जो होता है, राजा महाराजा वाला, इसको हटाता है, लेकिन जैसे ही ये डील साइन होती है बी प्राक वाली, तो ये सारे के सारे वापस ले आते हैं राजा महाराजा वाली डील को और बिल्कुल सारा काम नेपोलियन का खराब करके रख देते हैं। देन हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ नेशन स्टेट इन इंग्लैंड, डिस्क्राइब देयर कंट्रीब्यूशन। मतलब कि देखो ये भी क्वेश्चन घुमाया हुआ है ना कि हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ नेशन स्टेट इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का कैसे होता है, वो जो ट्रीटी ऑफ यूनियन साइन करती है ना, और क्या क्या साइन करती है ये सब याद है। ट्रीटी ऑफ यूनियन किसके साथ साइन हुआ था वो सब देखेंगे अभी, एक एक चीज जो इंग्लैंड के साथ हुई, कैसे इंग्लैंड फिर वापस सही होता है, ये सारी चीजें तुमको यहां पर मेंशन करनी होगी। देखो यहां पर कैसे मेंशन करोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ नेशन स्टेट। हम सबको पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सबसे बड़ा खेल खेला था, वहां पर किसी एक आदमी ने लड़ाई नहीं करी, उन्होंने बल्कि दिमाग से खेला था ब्रिटिशर्स ने। कैसे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड, बिकॉज इट सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की, उन्होंने पावर ही छीन ली मोनार्की से 1707 में। कैसे, ट्रीटी ऑफ यूनियन या फिर एक्ट ऑफ यूनियन साइन करके। द पार्लियामेंट थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। दिस एक्ट इनेबल्स इंग्लैंड टू इंपोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पे पूरा इन्फ्लुएंस आता है इंग्लैंड का। फिर आयरलैंड वॉज डीपली डिवाइडेड इन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। और देखो पहले तो स्कॉटलैंड को कैसे जीता, एक्ट ऑफ यूनियन से, फिर उसके बाद आयरलैंड को कैसे जीता, आयरलैंड में दो डिवीजन थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, और ब्रिटिशर्स का काम ही क्या है, डिवाइड एंड रूल करना। दो डिवीजन पहले से थे तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स को बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी हेल्प करेंगे, और फिर जैसे डोमिनेंस आ गई वहां पर प्रोटेस्टेंट की हेल्प भी नहीं की। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फटॉन, वुल्फटॉन कौन थे, जिन्होंने रिवॉल्ट की थी आयरलैंड में, एंड इज यूनाइटेड इरिशमैन, इरिशमैन यानी कि आयरलैंड के लोग। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम 1801 में फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना लिया गया था आयरलैंड को। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड टू द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। फिर जितने भी हिस्से हो, चाहे वो स्कॉटलैंड हो, फिर तुम्हारा प्रोटेस्टेंट हो आयरलैंड का, ये जितने भी हिस्से जीतते जा रहे थे उनको कैप्चर कैसे कर रहे थे, सब जगह एक ही लैंग्वेज कंपलसरी कर दी, इंग्लिश। अब इंग्लिश मैंडेटरी कर दी, जिसकी वजह से इंग्लिश का इंपैक्ट बढ़ा और इंग्लैंड की ही ग्रोथ हुई। एक्सप्लेन एनी 3 वेज इन विच नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे लोगों ने फाइट की, अभी ऊपर हमने पढ़ा ना कि वुल्फटॉन ने अपनी लड़ाई लड़ी थी, तो कैसे लड़ी थी, दे यूज्ड म्यूजिक टू कीप देयर यूनिटी एंड आइडेंटिटी, म्यूजिक का हेल्प किया। वहां पे एग्जांपल एक कौन करता था म्यूजिक, कैरोल कुरपिंस्की, क्या नाम है, कैरोल कुरपिंस्की, ये क्या करते थे, ओपेराज और म्यूजिक करते थे। द पोलिश पीपल यूज डांस, डांस का सिंबल लेते थे, डांस का यूज करते थे। और द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल, यानी कि वहां पर देखा ना हमने कि ये लोग इंग्लिश को फोर्स कर रहे हैं यूज करने पे, तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल दिखाने के लिए पोलिश लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ये पोलिश वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वेशन ऑफ यूरोप, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोशल और पॉलिटिकल इक्वेशन चेंज होती है यूरोप में, ये भी क्वेश्चन रीड करके आसानी से कर सकते हो, पॉज कर लो और रीड कर लो। नेक्स्ट, हाउ वुड यू कैटेगराइज द फैक्टर विच प्रमोटेड द बिल्डिंग अप ऑफ डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एथनिक इन ब्रिटिश। ये हमने ऊपर ही देख लिया, क्या क्या हुआ था, इंग्लिश पार्लियामेंट पहले क्या ले लेता है, पावर ले लेता है, फिर एक्ट ऑफ यूनियन होता है स्कॉटलैंड से, फिर मेजॉरिटी लोगों को बोला था इंग्लिश बोलो, और इंग्लिश मेंबर रहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि उनका पूरा का पूरा डोमिनेंस है। और फिर स्कॉटलैंड की आइडेंटिटी बिल्कुल हट जाती है जैसे ही इंग्लिश हर जगह पर फोर्सिबली यूज करने को बोला जाता है। फिर क्वेश्चन 11, व्हाट कंडीशंस विच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय न्यू कमर्शियल क्लास। न्यू कमर्शियल क्लास को क्या क्या चीजें ऑब्स्टेकल लगती थी इकोनॉमिक ग्रोथ में। देयर वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल, ये हमने ऊपर ही देखा है, रूरल से माइग्रेट कर रहे थे सिटी में। अब जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, सारी कंट्रीज में जॉब नहीं मिल पाई, एंड मशीन मेड गुड्स आने लग गए थे इंग्लैंड से, जिसका कंपटीशन नहीं हो पाया हमारे लोकल प्रोड्यूसर से, और उसके बाद फूड का भी प्राइस बढ़ गया था, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म आ गया, यानी कि भूखमरी आ गई। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसको समझो। हाउ डिड द बाल्कन इशू बिकेम वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यही आंसर जो नीचे लिखा है तुम्हें लिखना है कि वाई बाल्कन रीजन्स वर एरिया ऑफ टेंशन, या फिर कोई और तरीके से घुमा के दे दे, कैसे भी दे, आंसर सब जगह यही लिखना है बाल्कन वाली चीज में। बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथिकल वेरिएशन,
ज्योग्राफिकल वेरिएशन भी थी, यानी कि लैंड फॉर्म अलग अलग तरीका था, कहीं कहीं प्लेन कहीं माउंटेन, और एथिकल वेरिएशन भी थी। एथिकल यानी कि अलग अलग क्लास, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, अब आज के दिन में वो कौन कौन से एरियाज हैं? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो। नहीं 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 नहीं, ये मेरी एक्स के नाम नहीं है, ये आज के समय की कंट्रीज के नाम हैं जिनको मिला के उस टाइम पे बाल्कन बना था, जिसे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहां से नीचे ध्यान देना, ये 4 पॉइंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, यानी कि बाल्कन्स का मेजर एरिया किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस एरिया वेरी एक्सक्लूसिव। सुनो, ये बाल्कन एरिया था, इसमें काफ़ी सारी एथनिक वेरिएशन थी, यानी कि देखो अलग अलग समुदाय के लोग मिलजुल के, यानी कि लड़ झगड़ के, मिलजुल के नहीं, ये तो सिर्फ इंडिया में होता है, यहाँ पे लोग लड़ झगड़ के रह रहे थे बाल्कन एरिया में। और इसका कंट्रोल कौन रखता था? मेजर एरिया का कंट्रोल था ओटोमन एम्पायर पे, ओटोमन एम्पायर पे। लेकिन कुछ होता है और ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है, यानी कि इसका कंट्रोल खराब हो जाता है। अब जैसे ही जिसका कंट्रोल है, इसका कंट्रोल खराब होगा, वैसे ये सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये लिखा है, अ लार्ज पार्ट ऑफ एम्पायर वाज अंडर ओटोमन विद द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म। अब जैसे ये सारे के सारे अलग अलग टाइप के लोग थे, तो ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल हटा, तो ये लोग कहने लगे हम तो अलग कंट्री हैं, हम तो अलग कंट्री हैं, हम तो पहले आज़ाद थे और हमको अभी भी आज़ादी चाहिए, इसलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़ा काफ़ी फैल गया। देखो, द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन रीजन टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। एज डिफरेंट स्लेविक नेशनलिज्म struggled to define their identity and independence, the Balkan became an area of intense conflict. ये स्लेव नेशनलिज्म के थे अधिकतर, एज डिफरेंट स्लेविक नेशनलिज्म स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस प्रूव तो नहीं कर पाए अपनी, बट मानते थे कि हम पहले इंडिपेंडेंस थे, इसलिए आपस में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। द बाल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर, आपस में जलते थे, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी ऑन एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम एन एरिया ऑफ बिग पावर राइवलरी। देखो क्या हुआ, ये है रीजन, मान लेते हैं ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। अब इन पे किसी और का कंट्रोल था, ओटोमन का। जैसे ये कंट्रोल हटा देता है तो ये आठों के आठों आपस में लड़ने लग गए, लड़ो लड़ो लड़ो, क्योंकि और कंट्री चाहिए। ये एक चाह रहा है कि मैं दोनों मिला के अपना एक बना लूं, ये चाह रहा है कि मैं तीनों मिला के अपना बना लूं, ठीक है। इस तरह से लड़ाई हो रही है और ये लोग एक दूसरे से जेलस भी हैं। अब ये लोग जब लड़ाई कर रहे हैं तो जो बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं, डिवाइड एंड रूल वाली, दिमागदार वाली, जैसे इंग्लैंड, ये सब सोचती हैं कि इनकी लड़ाई झगड़े में अपना फायदा ढूंढ लूं, और वही होता है। ईच यूरोपियन पावर सच एज रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया and Hungary was keep on countering the hold of other powers over Balkan, and this led to a series of war, the First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई? यही पूछा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुई? बाल्कन की वजह से। तो बस पूरा लिख दिया। पहला पॉइंट कि कई सारे लोग रहते थे ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर, ओटोमन एम्पायर हटता है तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, ये लोग अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए और लड़ने लगते हैं आपस में। फिर ये लोग एक दूसरे की टेरिटरी पाना चाह रहे थे, यानी कि जमीन पे कब्जा पाना चाह रहे थे। अब ये देखते हुए कि जमीन पे कब्जा पा रहे हैं चाहे, तो इसके लिए बाल्कन्स के लफड़े में कौन कूद पड़ता है? बड़ी बड़ी कंट्री जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और इन सब में मिलकर जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और हमने खत्म कर लिया फर्स्ट चैप्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में उस दिन क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट ये पॉइंट्स में लिखा गया है, यहां से तुम 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स निकाल सकते हो इजीली। पहला पॉइंट क्या है? ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। पहला पॉइंट तो ये कि कब हुआ था? 13 अप्रैल को, ठीक है। ऑन दैट डे A crowd of villagers who had come to अमृतसर to attend a fair। कौन सा फेयर था? बैसाखी का फेयर था, ठीक है, बैसाखी का मेला था, कई लोग आए थे। Gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। एक enclosed ग्राउंड था, यानी कि चारों तरफ से उसके गेट्स थे। कौन सा ग्राउंड था? जलियांवाला बाग का ग्राउंड। Being from outside the city, कई लोग बाहर से आए थे शहर के, तो उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पर मार्शियल लॉ है, ठीक है। They were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on crowd, killing hundreds। अब ये कौन था? ये कौन था? डायर। अरे यार, इसका पूरा नाम तुम्हें याद होगा ना, जनरल डायर। जनरल डायर जिसने लगाया था ये मार्शियल लॉ। तो ये आता है, सारा एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है और फायर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। फिर डिस्क्राइब द रोल ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। ये मेरा फेवरेट आदमी है यार, राजू। इसने बड़ी तूफान मचा रखा था गुडेम हिल्स में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्या किया था इसके बारे में पहले पॉइंट्स देख लो। 1 2 3 4 5 6 या 5 पॉइंट इससे हम निकाल सकते हैं। कैसे? अल्लूरी, पहला पॉइंट, अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स लाइक मेकिंग एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, हीलिंग पीपल एंड सर्वाइविंग बुलेट शॉट्स। यानी कि ऐसा क्लेम करता था कि इसके पास कुछ स्पेशल पावर है जिससे ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकता है और पीपल को हील कर सकता है, यानी कि उनका इलाज कर सकता है, और बुलेट शॉट्स भी सहन कर सकता है, कुछ नहीं होगा उसको, रोबोट है।
द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड हिम एज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। जो उसके साथी थे वो उसको क्या बोलते थे? इनकारनेशन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान की बनाई हुई चीज है। एंड राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग पॉइंट है कि राजू जो है वो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से काफी इंस्पायर्ड था। वो क्या कहता था? जब गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे गांधी जी? कि खादी का कपड़ा पहनो, यानी खुद के घर का बना हुआ, और दारू शारू ना पियो, गिव अप ड्रिंकिंग। बट एट द सेम टाइम देखो ये पॉइंट यहां पे क्या लिखा है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी का क्या मतलब था कि बिल्कुल शांति से काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वहीं पे बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब यानी कि फ्रीड, यानी कि फ्रीडम कैसे मिल सकती है? ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। गांधी जी का भक्त तो था बट एक पॉइंट उनसे अलग था कि इंडिया को नॉन वायलेंस से नहीं फ्री किया जा सकता है, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, फोर्स से ही, वायलेंस का यूज करके किया जा सकता है। और वो क्या करता था? यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज। अब ये क्या सुनो, अगर मान लो आ जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर को डिफाइन करने के लिए, तो क्या होता था इसमें? ये जो राजू के लोग रहती थी, गैंग रहती थी, ये रहती थी छुपकर कहीं पे पहाड़ों में, कहीं पर छुपकर हिल्स में। कहां के हिल्स के? अरे लिखा है ना, गुद्दाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, हिल्स में रहती थी। और जैसे ही पुलिस या फिर ब्रिटिशर्स आते थे उन पर आकर अटैक कर देती थी और भाग जाती थी। इसको बोलते थे गुरिल्ला अटैक, कि ग्रुप में जाकर किसी पर अटैक करो और फिर भाग जाओ, निकल जाओ वहां से अटैक करके। देन नेक्स्ट, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फोकलोर सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एटसेट्रा इन शेपिंग द नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? फोकलोर, सॉन्ग, प्रिंट, ये सबका। तो सुनो, हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म फैलाने में ये सब चीज का, सारी आर्ट फॉर्म्स का काफी बड़ा रोल था। कैसे? पहला पॉइंट, वेरियस फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग एंड ट्राइकलर फ्लैग गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द पीपल। ये जो फ्लैग था ना, नेशनल फ्लैग, अपना ट्राइकलर फ्लैग, इससे लोगों को आइडेंटिटी फील होती थी कि हम इस एक नेशन के पार्ट हैं, हम सबके सब, और लोगों को यूनिटी भी फील होती थी। नेशनल सॉन्ग्स, देखो पहले फ्लैग देख लिया, फिर सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग्स लाइक वंदे मातरम स्टिल इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कि इनसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनती थी। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है हमारा, जिनको नहीं पता बता दूं। अब इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनती थी, लगता था कि हाँ हम इस देश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया कम टू एसोसिएटेड विद भारत माता हु वॉज डिपिक्टेड एज कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये एक और चीज है, ये एक और, जैसे देखो फ्रांस की कौन थी? मेरियन्ने, जर्मनी की जर्मेनिया, वैसे इंडिया की एलेगरी क्या थी? भारत माता। क्या? भारत माता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, folk tales, songs and hymns were used as by our national leaders to give a sense of pride in our own culture। कौन कौन यूज करता था? नेशनल लीडर्स यूज करते थे एक प्राइड देने के लिए। जैसे कि कौन कौन से नेशनल लीडर्स सॉन्ग वगैरह लिख रहे थे? अरे यार, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी थी प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीसेंट्स ऑफ अवध। अब देखो कई कई कैटेगरी थी पीसेंट्स, और जैसे कि अपनी ट्राइबल सोसाइटीज, तो किसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये सब पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहां पर है अवध के जो पीसेंट्स थे, इनको क्या प्रॉब्लम थी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी थी लैंडलॉर्ड से, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि जिनके जमीन पर ये काम करते थे सारे पीसेंट्स, द लैंडलॉर्ड्स एंड तलुकदार्स ऑफ अवध डिमांडेड एक्सॉर्बिटेंटली हाई लैंड रेंट, यानी कि बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे, बहुत ज्यादा किराया, एंड नंबर ऑफ अदर सीसेस, सीसेस का मतलब टैक्सेस, कई सारा टैक्स और रेंट। क्या प्रॉब्लम है? रेंट बहुत हाई था और टैक्सेस भी बहुत ज्यादा मांगते थे, और अलग अलग टाइप का टैक्स लगाते थे पीसेंट से, गरीब लोग से, यानी कि जो दूसरे के खेत पे काम कर रहे हैं, दूसरे के लैंड पे। द पीसेंट्स वर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स, फोर्स किया जाता था बेगार करने को। अब बेगार का मतलब बेगिंग नहीं है, बेगार का मतलब तुमने अगर पढ़ा है ना तो होता है वर्क विथआउट सैलरी, बिना पैसे के काम करने को फोर्स करते थे। दिस दैट इज दे हैड टू वर्क, आगे लिखा है, दे हैड टू वर्क एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म विथआउट पेमेंट, बिना पेमेंट के। एज टेनांस द पीसेंट्स हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की। टेन्योर का मतलब होता है वर्क पीरियड। देखो कितने सारे टर्म्स भी तुम समझ रहे हो। वर्क पीरियड यानी कि कब तक काम मिला है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी ना, आज काम पे रखा, कल निकाल दिया, जब तक जरूरत है तब तक रखा, फिर निकाल दिया। एंड वर ऑफन इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड, दे कुड नॉट एक्वायर एनी राइट ओवर द लीज लैंड, इनको कोई राइट भी नहीं मिलता था अपने लैंड पे, ठीक है, जो लैंड इनको दिया जाता था काम करने के लिए। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स इन इंडिया, गिव 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट लिखना है। देखो दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी ने उनको अनटचेबल्स को, जो अनटचेबल्स है दलित, उनको क्या बोला? हरिजन। हरिजन का मतलब हरि मींस गॉड, और जन मतलब कि ये भगवान के लोग हैं, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड है। क्या है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। देन ही सिक्योर एंट्री इनटू टेंपल, एक्सेस टू पब्लिक वेल। क्या होता था ना, हरिजन यानी अनटचेबल, जो छोटे कास्ट के लोग थे, उनको बिल्कुल भी एक्सेस नहीं थी, कहां पे? टेंपल्स में जाने नहीं मिलता था। पब्लिक वेल्स यानी कि कुआं यूज नहीं करने मिलता था, पानी यूज नहीं करने मिलता था, टैंक्स, रोड्स, स्कूल्स, कुछ भी अलाउड नहीं था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो ये सारी चीज अलाउ करने की कोशिश की गांधी जी ने। उनको क्या बुलाया? चिल्ड्रन ऑफ गॉड बुलाया, हरिजन हिंदी में, ठीक है।
ही क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी। अब जो काम वो छोटे लोग करते थे, छोटी कास्ट के लोग, उस टाइम पर उन्हें छोटे लोग बोलते थे, दलित्स बोलते थे, तो वो लोग क्या काम करते थे, बहुत छोटे मोटे काम, जैसे टॉयलेट क्लीन करना। तो ये सारे काम गांधी जी खुद स्टार्ट कर दिए, स्वीपर का काम करना स्टार्ट कर दिए। क्यों? ये दिखाने के लिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और सबको एक नजर से देखना चाहिए। ये होगा 3 पॉइंट्स। फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, बताओ। पहला, दूसरा, तीसरा। इट रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लास इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या मतलब? कि इसने सीट रिजर्व करती थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब ये सीट कैसे रिजर्व हुई थी, दूसरा पॉइंट है। द सीट्स वर रिजर्व्ड बट कंटेस्टेंट वुड बी वोटेड थ्रू जनरल इलेक्टोरेट। सीट्स तो रिजर्व्ड है, देखो यानी कि जो नेता खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, उसमें एक सीट रिजर्व्ड है, मान लो 1/3 रिजर्व्ड है, लेकिन जो लोग वोट कर रहे हैं उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। वोट विल बी डन बाय जनरल इलेक्टोरेट, यानी कि सब लोग वोट करेंगे इंस्टेड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि अलग से कोई ऐसा रिजर्वेशन इलेक्टोरेट्स में नहीं मिला था, जो डिमांड किसकी थी, डॉक्टर अंबेडकर की। फिर थर्ड पॉइंट, दलित्स गेव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड को जाने दिया, कहा चलो जो मिल रहा है वही रख लेते हैं बातचीत करके, अपॉन गांधी जी इंसिडेंट, क्योंकि गांधी जी ने काफी इंसिस्ट किया था। एंड क्यों किया था ऐसा इंसिस्ट? क्योंकि गांधी जी मानते थे कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, कि उन लोगों को सेपरेट इलेक्शन करने का मौका मिल गया, तो ये बहुत ज्यादा एक प्रोसेस में हिंड्रेंस लाएगा, रोक लाएगा। कौन सी प्रोसेस में? इंटीग्रेशन ऑफ दलित्स इनटू सोसाइटी। क्योंकि फिर दलित्स अलग फील करने लग जाएंगे, अलग वोटिंग, अलग इलेक्शन। सबको अगर एक में रखना है तो सब कुछ कॉमन रखना पड़ेगा। अब जल्दी से देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट और लंबे क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स वाले। जैसे कि एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या लिमिटेशन थी? तो नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स वर मूव्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज टू द सेम एक्सटेंट। ठीक है, सारे पार्टिसिपेंट्स को इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया स्वराज का और इतना ज्यादा उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स। दिस वाज सो बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग सनातनीज, अपर कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज। दस दे रिसीव्ड हाफ-हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम वेरियस सोशल ग्रुप। इस वाले क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्या? देखो, दूसरों का ही सोचो कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, अपने लोगों के बारे में। जैसे यहां पे क्या लिखा है कि कांग्रेस हैड इग्नोर्ड दलित्स। उन्होंने क्या किया? लोअर कास्ट हिंदू लोगों को, दलित्स को इग्नोर कर दिया। किस लिए? कि जो अपर कास्ट हिंदू हैं, सनातनीज लोग हैं जिनको बोलते थे उस टाइम पर, वो लोग काफी खुश रहे। फिर फ्रॉम द मिड 1920s कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन से ज्यादा इनका लिंकेज था, तो बाकी रिलीजन यानी कि जो मुस्लिम लोग थे वो लोग इनसे अलाइनेटेड फील करने लग गए, जैसे कि हिंदू महासभा और अलग अलग एसोसिएशन को सपोर्ट करते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जैसे ही नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो एक कंबाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था शौकत अली और गांधी जी ने मिलकर, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट अलाइनेटेड। जब ये फेल हो गया तो इसके बाद कई सारे मुस्लिम्स को लगने लग गया कि कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं करती है, बस बेवकूफ बनाती है, हमारा काट देती है, जैसे उसने तुम्हारा काट दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्सेंट, जैसे हिंदू मुस्लिम के रिलेशन जो खराब होने लग गए, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन एंड मिलिटेंट फर्वर, दिस प्रोवोक्ड हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश। दोनों के रिलेशन खराब हुए तो दोनों में कम्युनल क्लैश और राइट्स होने लग गए, यानी कि धर्म के नाम पे लड़ाइयां होने लग गई। सिविल डिसोबीडियंस डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सोशल नॉर्म एंड इकोनॉमी। क्या हुआ? इस मूवमेंट ने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्योंकि अपर हिंदू को सपोर्ट करती थी कांग्रेस, लोअर हिंदू यानी कि दलित्स को नहीं। सोशल नॉर्म्स और इकोनॉमी पे अमीर लोग को सपोर्ट करती थी, बिजनेसमैन को, और छोटे मोटे लोगों को नहीं। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी। सबको पता है महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ कैसे ब्रेक किया था? सॉल्ट खुद से प्रोड्यूस करना अलाउड नहीं था, और गांधी जी ने खुद से प्रोड्यूस किया। कैसे? उन्होंने एक मार्च निकाली, यानी कि पैदल चले एक पद यात्रा पे साबरमती से डांडी। 1000 others in different part of country broke salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory। कैसे सॉल्ट बना रहे थे, लॉ कैसे तोड़ रहे थे? जाकर समुद्र के पानी को गर्म कर दे रहे थे, उबाल दे रहे थे, जिससे इवापोरेट हो जा रहा था पानी और सॉल्ट बच जा रहा था। एज द मूवमेंट स्प्रेड, फॉरेन क्लॉथ वॉज बॉयकॉटेड एंड लिगर शॉप्स वर पिकेटेड। बॉयकॉटेड का मतलब कि फॉरेन क्लॉथ को नहीं पहनने गया, बॉयकॉट किया गया, और पिकेटेड का मतलब होता है कि लिकर शॉप के आगे खड़े हो गए, उसको बंद कर दिया तरीके से, खड़े हो गए उसके आगे कि यहाँ से एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ से कोई बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, जो भी लिकर शॉप, दारू की दुकान थी, किनकी? अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई, ब्रिटिश रूल की। पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, पीसेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीसेंट्स ने मना कर दिया रेवेन्यू देने को। इन मैनी प्लेसेस पीपल हु लिव्ड इन फॉरेस्ट वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉ। यहां पर पूछा क्या गया था, ये ध्यान रखना, यहां पर पूछा गया कि कैसे सॉल्ट मार्च को एज अ सिंबल टू यूनाइट नेशन यूज किया गया। गांधी जी ने क्यों यूज किया था? क्योंकि सॉल्ट गरीब भी कंज्यूम करता था, अमीर भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी। तो सॉल्ट लॉ उन्होंने ब्रेक किया और दिखाया कि लॉस ब्रेक करो, तो अलग अलग लोग अपने अपने लॉस ब्रेक करने लग गए। जैसे ये फॉरेस्ट लॉस ब्रेक किया था किसने? फॉरेस्ट के लोगों ने।
नेक्स्ट, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया? इंडिया में कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, सुनो। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, लाइक न्यू टैक्सेस आ गए थे, इकोनॉमिक इनकम टैक्स आ गया, कस्टम ड्यूटीज आ गई, जिनकी वजह से फाइनेंस एक्सपेंडिचर काफी इंक्रीज हो गया था, ठीक है। प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट डबल्ड इन दोज फ्यू ईयर्स एंड बिकेम अ ह्यूज बर्डन ऑन द पुअर, यानी कि जो सामान थे, गुड्स थे, उनके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, डबल हो गए थे, जिसकी वजह से गरीबों पर बहुत ज्यादा बर्डन हुआ। देयर वॉज क्रॉप फेलियर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विच लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, कई जगह पे क्रॉप फेलियर हो गया जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हुई। एंड प्रोड्यूसर हैड टू फेस ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मार्केट, ब्रिटिश मार्केट से इंडस्ट्रियलाइज चीजें यानी कि मशीन मेड गुड्स आ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ के प्रोड्यूसर को काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि मशीन मेड गुड्स सस्ते थे। देखो ये लिखा है, पीपल स्टार्टेड यूजिंग फॉरेन मशीन मेड क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ इंडियन मटेरियल। नेक्स्ट, नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज से सारे ग्रुप्स नहीं मोबिलाइज थे, अभी सारे ग्रुप नहीं मोटिवेटेड थे। क्यों? अभी ऊपर ही समझाया मैंने कि कैसे इग्नोर करती थी कांग्रेस अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे। एक्सप्लेन हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमर्ज इन टाउन, टाउन में क्या क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन का मतलब कि गवर्नमेंट के साथ क्या नहीं करो, कोऑपरेट नहीं करो। कैसे कोऑपरेट नहीं किया अलग लोगों ने? द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, कैसे पार्टिसिपेट किया? इन 5 पॉइंट से। पहला, स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल एंड कॉलेज, ये बढ़िया है। स्टूडेंट्स को क्या है? स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए कि हम नहीं पढ़ेंगे अंग्रेजों के स्कूल में। टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, टीचर ने हमारे से रिजाइन। लॉयर्स ने क्या किया? लीगल प्रैक्टिस गिव अप कर दी, यानी कि बंद कर दी कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे। काउंसिल इलेक्शन भी रोक दिए गए, ठीक है, काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड, और फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड एंड लिकर शॉप पिकेटेड, यहां भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, मिडिल क्लास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, मिडिल क्लास का क्या रोल था? यही जो ऊपर है ना, इसी पॉइंट को इलेबोरेट करके लिख देना है। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 के। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट था, ये लिखना है। क्लियरली पॉइंट्स मेंशन्ड, और हमें पता भी था क्या क्या हो रहा था। इकोनॉमी में दिक्कत आ रही थी, एग्रीकल्चर के प्राइस बढ़ रहे थे, है ना। क्या क्या था? द इकोनॉमिक डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, इंडियन ट्रेड पे इफेक्ट आया। एज इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ्ड, क्या हुआ? जब ग्रेट डिप्रेशन पड़ गया यूरोप में, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल हाफ हो गया, ठीक है। As India's exports and imports nearly halved between 1920 and 34, agriculture prices fell sharply, but the colonial government refused to reduce revenue. क्या मतलब है? जो एग्रीकल्चर से अपनी क्रॉप बेचकर यानी एक्सपोर्ट करके हम पैसा कमाते थे, उसके प्राइसेस बिल्कुल गिर गए, यानी कम में बेचना पड़ रहा था। लेकिन जो रिवेन्यू था ना, जो टैक्सेस थे, वो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम नहीं किए, तो पीसेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कत होने लग गई। पीसेंट प्रोड्यूसिंग फॉर द वर्ल्ड मार्केट वर वर्स्ट हिट, जो वर्ल्ड मार्केट में प्रोड्यूस करते थे यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। रॉ जूट वॉज प्रोड्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज टू मेक गनी बैग्स, गनी बैग्स के लिए क्या गनी बैग्स कैसे बनते थे? अरे ऐसे करके जो बैग्स होते हैं ना, बोरिया जिससे किडनैपर मुंह ढकते हैं मूवीज में, तो वो गनी बैग्स, जूट बैग्स, जूट से बनते थे, रॉ जूट से। अब इसका भी एक्सपोर्ट बिल्कुल 60% से गिर गया। एज पीसेंट्स ऑफ बंगाल फेल इनटू डेब्ट ट्रैप, क्योंकि बंगाल के पीसेंट्स डेब्ट ट्रैप में चले गए, ठीक है, लोन लेते लेते बेचारे और फंसते चले गए अपने लोन के ट्रैप में। पीसेंट्स यूज्ड अप देयर सेविंग, मॉर्गेज लैंड एंड सोल्ड देयर ज्वेलरी, ज्वेलरी वगैरह सेल करके बेचारे किसी तरह रोटी पानी चला रहे थे। चलो अगला, ये इंपॉर्टेंट है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी इन दी 1920 वाज मास प्रोडक्शन, एक्सप्लेन। अब ये देखो इस तरह से लिख कर दे दिया। अब यही अगर लिख कर दे दिया होता कि एक्सप्लेन अबाउट मास प्रोडक्शन, तो भी सेम आंसर रहता, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट मास प्रोडक्शन, देख लो क्या क्या पॉइंट्स हैं। किसने शुरू किया था मास प्रोडक्शन? हेनरी फोर्ड ने। कहां से आइडिया आया था उनको? ये सब इसमें लिखा है। अ वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। ही अडॉप्टेड एन असेंबली लाइन टेक्निक ऑफ स्लॉटर हाउस, वो एक स्लॉटर हाउस में गए थे, वहां पर उन्होंने देखा था असेंबली लाइन टेक्निक। ये सब मैंने बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ एनिमेटेड लेक्चर्स में समझा रखा है, जाकर देख सकते हो चैनल पे। वहां पर जब वो गए, उन्होंने असेंबली लाइन टेक्निक देखी तो बड़े इंप्रेस हुए, क्योंकि क्या देखा असेंबली लाइन में? He realized that the assembly line method would allow a faster and cheaper way of producing vehicle. असेंबली लाइन में क्या होता है? ऐसे एक बेल्ट चल रही होती है, इसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। यहाँ सामान रखा है, इधर एक वर्कर खड़ा है, इधर एक वर्कर खड़ा है, ये अपना काम कर रहा है। मान लो इसका काम है पैकेजिंग करना, तो पैकेजिंग कर रहा है, इधर स्टैंप लगाया पड़ा है, तो एक वर्कर का एक काम असाइंड है और ये बेल्ट चल रही है। अब बेल्ट चल रही है, सामान इधर से इधर पास हुआ, तो इसको करना ही पड़ेगा वो, वरना ये मिस हो जाएगा आगे वाले के लिए। इस तरह टाइम वेस्ट नहीं होता और वर्कर्स को फोर्सली काम करना पड़ रहा था। देखो ये लिखा है, दिस मेथड forced workers to repeat a single task mechanically and continuously. This was a way of increasing output per worker by speeding up the pace of work. पेस भी बढ़ रहा था, स्पीड बढ़ रही थी वर्क की। This doubling go daily wages were considered best cost cutting method here ever made. अब इसको करने के लिए वर्कर पे प्रेशर आया, तो इन्होंने क्या किया? हेनरी फोर्ड ने सैलरी डबल कर दी। देखो, दिस डबलिंग ऑफ डबल वेजेस, वेजेस को बढ़ा दिया गया डबल, लेकिन इससे उनका नुकसान नहीं हुआ। बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था उन्होंने, उनका ऐसा मानना है कि ये बहुत अच्छा उनका तरीका था। इन व्हाट वेज डिड
फूड आइटम्स ऑफर स्कोप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। कैसे फूड आइटम्स की वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है, हम सबको पता है फूड आइटम्स पहले एक्सचेंज होता था। जैसे फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेडर एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड, दे ट्रेवल्ड। जो नए नए लोग थे ना, वेस्ट वाले ईस्ट आते थे, ईस्ट वाले वेस्ट जाते थे और फूड एक्सचेंज करते थे। अब फूड एक्सचेंज हो रहा है तो इंसान भी आ रहा है, एक इंसान यहाँ से यहाँ आ रहा है, एक इंसान यहाँ से यहाँ, तो अपनी कल्चरल वैल्यूज, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी तो एक्सचेंज करेगा। यही हुआ। देखो, इट इज बिलीव दैट नूडल्स ट्रेवल टू वेस्ट फ्रॉम चाइना। ये इधर से ईस्ट से वेस्ट में क्या गया, वेस्ट में क्या गया, नूडल्स। नूडल्स ट्रेवल टू चाइना टू बिकम स्पैगेटी। ठीक है, नूडल्स जो पहले नूडल्स बोलते थे चाइना में, वही जब वेस्ट में चला गया तो उसको बोलने लग गए स्पैगेटी। फिर अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता इन 5th सेंचुरी सिलिकली इन इटली। यानी इटली में कौन लेकर गया था पास्ता को, अरब ट्रेडर्स। मैनी ऑफ आर कॉमन फूड, अब कई सारे अपने जो कॉमन फूड है जो हम रोज की जिंदगी में खाते हैं, नहीं चखना नहीं, पोटैटोज, सोया ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटोज, चिली, अरे टमाटर चिली यार यही सब ऐसा तो तुमने सुनी रखा है, इजी, जो रोज खाते हो, स्वीट पोटैटो। तो ये सारे के सारे वर नॉट नोन टू इंडिया अंटिल अबाउट 5 सेंचुरीज अगो। 5 सेंचुरी पहले तक इंडिया में किसी को मालूम भी नहीं था कि ये सब एग्जिस्ट करते हैं। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस इन यूरोप। ये सिर्फ यूरोप और एशिया में थे जब कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो तुम समझ रहे हो, जो चीजें 5 सेंचुरी पहले कहीं और थी, हमें मालूम तक नहीं था, वो आज कॉमनली यूज हो रही है। तो इसका ये बात, इस चीज का प्रूफ है कि यहां फूड आइटम एक्सचेंज होते थे और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। व्हेन एंड व्हाई डिड वर्ल्ड बैंक एंड IMF स्टार्ट फाइनेंशियल इंटरवेंशन इन डेवलपिंग कंट्रीज? क्यों और कब? व्हेन एंड व्हाई वर्ल्ड बैंक एंड IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये दोनों ने फाइनेंशियल चीजों में कब अपनी दखल अंदाजी शुरू कर दी थी डेवलपिंग कंट्रीज में? देखो, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर क्रिएटेड टू मीट फाइनेंशियल नीड ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। इंडस्ट्रियल कंट्रीज की फाइनेंशियल नीड के लिए बनाई गई थी, यानी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज, USA, रशिया। व्हेन यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्ड देयर इकोनॉमी, जब यूरोप और जापान वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी इकोनॉमी को सही करते हैं, दीज बिकेम लेस इंडिपेंडेंट ऑन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो इनको ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी IMF की और वर्ल्ड बैंक की, इससे पैसा लेते थे ना पूरी इंटरनेशनल चीजें। दस फ्रॉम द लेट 1950s ब्रेटन की स्पेलिंग क्या होगी, BRTTTON, ठीक है, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसी को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या फिर ट्विन इंस्टीट्यूशन किसको बोलते थे, वर्ल्ड बैंक और IMF को, बेगन टू टर्न दियर अटेंशन टुवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, जब देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोप और जापान, इनको ज्यादा जरूरत नहीं है मेरी, तो ये किधर स्विच कर गए, डेवलपिंग कंट्रीज पे। यही है ना, व्हेन यूरोप एंड जापान रैपिडली रिबिल्ड देयर इकोनॉमी, इनको जरूरत नहीं पड़ी इसके बाद, तो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कौन कौन, 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना था, वर्ल्ड बैंक से और IMF से। अब ये किसकी तरफ हेल्प करने लग गए, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, जैसे ईस्ट की यानी एशिया की कंट्रीज। द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जैसे कि इंडिया, द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज डोमिनेटेड बाय फॉर्मर कॉलोनियल पावर। ये जितनी भी नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, जब भी इंडिपेंडेंट हुई थी, तो इनको बड़ी दिक्कत होती थी और पुअर्टी में, ये सब चीजों में गरीबी थी। तो ये सबको सही करने के लिए क्या बनाया गया था, ये इंस्टीट्यूशन, जिसको हेड कौन करता था, डोमिनेटेड बाय फॉर्मर कॉलोनियल पावर। डोमिनेट कौन कर रहा है, वही जिनका पहले इन पर कब्जा था, जैसे कि वेस्ट साइड की जितनी भी चीजें थी, ब्रिटिश लोग थे, USA था, ठीक है, I mean, अपना रशिया था, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी पावर्स थी, इनका कंट्रोल था उस पर। अब यहां पे लिखा है कि एक्सप्लेन हाउ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इनॉग्रेटेड एन एरा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड जापान। वही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो देखो, IMF गेव मनी टू डेवलप कंट्रीज, फिर उसके बाद टू मेक दिस पॉसिबल दे क्रेडिट लोन देते थे, दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। जापान एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हेल्प बाय दिस इंस्टीट्यूशन इन पोर वॉर कंस्ट्रक्शन एंड टू हेल्प देम बाय स्टेबल इकोनॉमीज। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसके पहले वाला था। अब इसके बाद नीचे देखो, आफ्टर 19th सेंचुरी हाउ डिड इंडेंचर्ड लेबर डिस्कवर ओन वेज ऑफ सर्वाइवल। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इंडेंचर्ड लेबर पहले क्या होता है ये बताओ, जिनको जबरदस्ती यहाँ से बेवकूफ बना के ले जाया गया था, कहाँ पे, कैरेबियन आइलैंड्स पे, उनको बोलते थे इंडेंचर्ड लेबर। माइग्रेंट्स वर प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इनको झूठ बोल के ले गया था ना, और अब जैसे वहां पर पहुंचे तो इनको बहुत हार्श कंडीशंस मतलब क्या होती है, यानी कि बहुत ब्रूटल कंडीशंस फेस करनी पड़ी। देयर वर अ फ्यू लीगल राइट्स, उनके पास बहुत कम लीगल राइट्स थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, उन्हें बंदी बना के रखा गया था। द इंडेंचर्ड लेबर डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग, अब उन्होंने अपना ही जब देखा कि भाई बंदी बना ही लिया है, बंदी मतलब वो नहीं, बंधी धी, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया है, हमें आज़ाद नहीं रखा है, हमें पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो इन्होंने सोचा कि हम कैसे ज़िंदगी जिए। तो इसमें से क्या किया, कुछ लोग एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड, जंगलों में थे, कैरेबियन आइलैंड के बताया मैंने, तो कई लोग जंगलों में भाग गए। अब भाग तो गए लेकिन पकड़े जाते थे तो बड़ी तगड़ी पनिशमेंट मिलती थी। तो देखा इन्होंने कुछ कुछ अपने तरीके जी लिए, जिंदगी जीने के बना लिए। ये 3 पॉइंट्स रहेंगे, कौन कौन से,
न्यू फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर फॉर्म ओल्ड एंड न्यू, यानी कि अलग अलग कल्चरल फॉर्म को ब्लेंड कर दिया। जैसे इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन वॉज ट्रांसफॉर्म इनटू अ राइटर्स कार्निवल कॉल्ड होसे। मुहर्रम प्रोसेशन को क्या बना दिया? होसे, इन विच वर्कर ऑफ ऑल रेस एंड रिलीजन ज्वाइन। अब इसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, इस्लामिक लोग नहीं, इसमें हर रेस और रिलीजन के लोग ज्वाइन कर सकते थे। द प्रोटेस्ट रिलीजन कॉल्ड रस्ताफरियानिज्म इफेक्ट्स सोशल एंड कल्चरल लिंकेज विद इंडियन माइग्रेट्स टू कैरिबियन। Many cultural things from different place got mixed, lose their original identity and became something entirely new। इन्होंने ये सब भूल भुला कि तुम कौन सी कास्ट के, कौन सी रिलीजन के हो, भूल भुला के ये अपनी आइडेंटिटी बना ली। हम सब यहाँ सफर कर रहे हैं कैरिबियन आइलैंड पे, तो हम सब अपना खुद का ट्रेडिशन, खुद का कल्चर बनाएंगे, अपने अपने ओरिजिनल कंटेंट को, ओरिजिनल कंटेंट बोल दिया यार, ओरिजिनल कल्चर को मिक्स करके, ठीक है। अब इसी में एक और चीज थी, क्या याद दिला दूं तुम्हें? चटनी म्यूजिक। जो जानता है इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताए। अब व्हाट वाज इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड? टेक्नोलॉजी ऑन फूड का इंपैक्ट क्या था? वही रेफ्रिजरेटेड मीट वाला। पॉज करो और पढ़ लो कि रेफ्रिजरेटेड जब शिप्स आ गई तो मीट को काट करके ले आया जा सकता था, उसका मांस। उसके पहले डायरेक्ट मीट लाना पड़ता था, यानी कि डायरेक्ट शीप लानी पड़ती थी पूरी की पूरी, गोट। अब व्हाई इज सेड दैट इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन 19th सेंचुरी? इंडिया ने क्या क्रूशियल रोल प्ले किया 19th सेंचुरी में? देखो, सरप्लस ट्रेड उन्होंने हेल्प की थी। कैसे हेल्प की थी? सुनो ध्यान से। इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी एज, ये 1 2 3 4 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वाज अ मेजर इकोनॉमिक पावर। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक पावर थी। शी हैड बिल्ट, शी यानी कि ब्रिटेन, शी हैड बिल्ट अ ट्रेड नेटवर्क वर्ल्ड वाइड, हैड अ ह्यूज इनकम। वर्ल्ड वाइड ट्रेड नेटवर्क सबको पता है, हर जगह कब्जा कर लेते थे डिवाइड एंड रूल करके, और बढ़िया अच्छी खासी इनकम थी इनकी। द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वॉज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, दस ब्रिटेन है ट्रेड सरप्लस। क्या मतलब? समझा देता हूं। इधर देखो बी इन ब्रिटिश, और इधर देखो इंडिया। यहां से जो सामान इधर आता था, इधर से जो सामान इधर आता था, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। यानी कि यहां से अगर ये 10 रुपए का फ्रूटी भी भेज रहे हैं ना, तो यहां पर वैल्यू ज्यादा रखते थे कि इंडिया वालों को 20 में खरीदनी पड़ेगी। वहीं ये फ्रूटी की बजाय इधर से पूरी की पूरी ओल्ड मॉन्क की बोतल भेज दें अगर 1000 रुपए की, तो भी यहां पर बोलते थे कि नहीं, ये 85 ही रुपए मिलेंगे, यानी कि कम पैसे में। तो यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट, इंडिया से इधर जाता है सामान तो बोलते हैं एक्सपोर्ट, तो इंडिया के एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है, लेकिन इंपोर्टेड जो माल है उसको महंगे में खरीदना पड़ रहा है। वैल्यू का फर्क है, जिसकी वजह से ब्रिटिश का हमेशा फायदा होता था। अब उस फायदे को बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। देयर वर सम कंट्रीज वेयर ब्रिटेन वाज स्पेंडिंग मोर ऑन हर इंपोर्ट्स एंड अर्निंग डील्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट पे ज्यादा। देखो, देयर वर सम कंट्रीज वेयर ब्रिटेन वर स्पेंडिंग मोर ऑन हर इंपोर्ट्स एंड अर्निंग डील्स फ्रॉम एक्सपोर्ट, ब्रिटेन हैड टू मीट ट्रेड डेफिसिट विद दिस कंट्रीज। क्या हो रहा था? जैसे ये तो ब्रिटेन और इंडिया की बात हो गई, यहां पर बात कर लो कोई और कंट्री की, मान लो ब्रिटेन और चाइना है, ठीक है, कोई और कंट्री। तो यहां पर क्या था? यहां पर जो दे रहे थे इसकी वैल्यू कम थी, और वैल्यू किसकी ज्यादा थी? जो ये ले रहे थे, यानी कि इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा थी। तो यहां पर क्या है? यहां पर क्लियरली लॉस है। अब इस लॉस को कैसे कंपनसेट करते थे? जहां से प्रॉफिट होता था वहां से, जैसे कि इंडिया से, ठीक है, एक जगह से लॉस तो दूसरी जगह से उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते थे। ब्रिटेन हैड टू मीट ट्रेड डेफिसिट यानी कि लॉस विद दीज कंट्रीज। ब्रिटेन यूज है ट्रेड सरप्लस विद इंडिया टू बैलेंस ट्रेड। वो बताया ना, बैलेंस करते थे, जो इंडिया से सरप्लस हो रहा है, फायदा हो रहा है एक्स्ट्रा वाला, वो बाकी कंट्रीज के लॉस से बैलेंस आउट कर लेते थे। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस विद इंडिया ऑल्सो हेल्प्ड टू पे द होम चार्जेस, दस बाय हेल्पिंग ब्रिटिश बैलेंस। होम चार्जेस क्या थे? वहां के जो लोग रहते थे इंडिया में, उनको होम चार्जेस देना होता था, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट, जो किससे दे पाते थे? ब्रिटेन के ट्रेड सरप्लस से। दस बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट डिफिट्स इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल। तो इंडिया का ये रोल था। क्या रोल था? पॉज करो और रीड कर लो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन यूनाइटेड। ग्रेट डिप्रेशन का क्या इफेक्ट था? ये बहुत ही इजी है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और रीड करो तुरंत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी। क्यों? क्योंकि यहां पर कई अलग अलग चीजें इन्वॉल्व हुई। सबसे पहला सुनो, द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, बहुत बड़े बड़े नेशन थे जैसे रशिया और ब्रिटेन, विच नाउ हार्नेस्ड द वास्ट पावर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री टू इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑन देयर एनिमीज। यानी कि बहुत इन्होंने पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी लगा दी कि ज्यादा ज्यादा नुकसान कर पाए अपने एनिमी का। इट सॉ द यूज ऑफ मशीन गन, मशीन गन का यूज हो रहा था, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट्स का, यानी कि अब पेन फाइटिंग नहीं हो रही थी, बहुत बड़े लेवल पे फाइटिंग हो रही थी, मशीन गन्स का यूज हो रहा था, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, जो पहली बार देखा गया था। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। 9 मिलियन लोग मर गए थे और 20 मिलियन इंजर्ड थे, पड़े थे बेचारे कहीं पे। इट वॉज अनथिंकेबल बिफोर इंडस्ट्रियल एज। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले ये इंपॉसिबल था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तभी इंडस्ट्रियल आर्म्स आए। कौन कौन से इंडस्ट्रियल आर्म्स? मशीन गन, टैंक एक्सेट्रा। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। इंडस्ट्रीज को फोर्स किया जाता था वॉर के टाइम कि सिर्फ वॉर का सामान बनाओ, क्योंकि यार जब देश लड़ाई कर रहा है तो फ्रूटी बना के क्या करोगे? उस टाइम पे गन्स ही बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये रहा एक लास्ट क्वेश्चन, जिसको पॉज करके रीड करने को मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉर्न लॉस के बारे में। हाउ वाज द फूड प्रॉब्लम सॉल्व्ड इन ब्रिटेन आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ कॉर्न लॉस।
कि कॉर्न लॉस को हटा देने के बाद ब्रिटेन की फूड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। सुनो सारे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ द कॉर्न लॉस यानी कॉर्न लॉस हटाने के बाद फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, सो ब्रिटेन बिगन टू इंपोर्ट फूड ग्रेन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्या मतलब है, सुनो क्या हुआ था। ये ब्रिटेन है, ये क्या है ब्रिटेन, ये क्या है इंडिया, ठीक है। यहां से जो ब्रिटेन में ऐसा आता था फूड जब आ रहा था तो इस पर क्या लगाया गया था, टैक्सेस। ये जो टैक्स लगाया गया था इसी को बोला गया था कॉर्न लॉ। फिर क्या हुआ जल्दी बताओ, कॉर्न लॉ हट गया तो टैक्स हट गया। अब जब टैक्स हट गया तो ये जो इंपोर्ट हो रहा है, ये जो इंपोर्ट है ये बहुत इजीली होने लग गया। अब जल्दी इजीली हो रहा है इंपोर्ट, ऐसे तुरंत आ रहा है ब्रिटेन में खाना, तो बहुत अच्छे तरीके से खाना अवेलेबल हो गया था। एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे अपने पर्सनल अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर पे। देखो ये लिखा है कि जब कॉर्न लॉ, क्या लिखा है कि जब देखो आफ्टर स्क्रैपिंग ऑफ कॉर्न लॉ फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस, यानी कि जितना प्रोडक्शन अपने से करते उससे सस्ते में तो बाहर ही से आ जा रहा था। तो अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया लैंड वॉज क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट ब्रिटिश डिमांड के लिए काम करने लग गए लोग। देन उसके बाद देयर हैड बीन कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन लेबर मूवमेंट पैटर्न, कैपिटल फ्लो, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। क्रॉप्स वर नॉट ग्रोन बाय पीसेंट। ये क्या पॉइंट का मतलब है कि कई सारे पैटर्न में चेंजेस आए। जैसे अब क्रॉप्स कोई एक पीसेंट अपने लैंड को नहीं टिल कर रहा था, टिल यानी कि खोदना, अपने लैंड पे कोई खेती नहीं कर रहा था बल्कि खाना बहुत दूर से आ रहा था। फूड केम फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, अलग अलग कंट्रीज से, कहां से, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। फूड एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज वर ट्रांसपोर्ट बाय रेलवे एंड बाय शिप्स मेंड बाय लो पेड वर्कर फ्रॉम साउथर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरेबियन आइलैंड। यानी कि फूड और कई सारे एसेंशियल आइटम्स जो थे वो कहां से आ रहे थे, रेलवेज और शिप्स से आ रहे थे। तो ये सारे पॉइंट्स पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो कि कॉर्न लॉ हटने के बाद फूड प्रॉब्लम ब्रिटेन में कैसे सॉल्व हो गई। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन व्यूअर्स एट अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में इंडियन व्यूअर्स की क्या प्रॉब्लम थी। अरे नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं थी जो तुम्हारी है, सुनो ध्यान से। पहली, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी यार, क्योंकि जो रॉ कॉटन था ना वो एक्सपोर्ट हो जा रहा था। एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉर्ट अप, वीवर्स इन इंडिया वर स्टार्व्ड ऑफ सप्लाई, फोर्स्ड टू बाय कॉटन एट हायर प्राइसेस। क्या हुआ था कि देखो ये इंडिया है और ये अपना है ब्रिटेन या यूरोप मान लो। अब यहाँ क्या हो रहा है, सारा का सारा जो प्योर रॉ कॉटन है ये एक्सपोर्ट कर ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं सारा का सारा रॉ कॉटन। तो यहां बहुत कम अमाउंट बच रहा है। अब कम अमाउंट है, ज्यादा डिमांड है, तो इसके लिए क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन शॉर्ट अप, क्लैशेस विद गोमास्तास। ये गोमास्तास कौन थे, ये थे बीच के आदमी यार, दल्ले लोग, बीच के आदमी थे। क्या करते थे, द गोमास्तास एक्टेड एरोगेंटली एंड पनिश्ड वीवर्स फॉर डिले सप्लाई। वीवर्स को पनिश करते थे जब उनकी सप्लाई में डिले होता था, ठीक है। सो द वीवर्स क्लैश्ड विद देम, वीवर्स और गोमास्तास की। गोमास्तास क्या थे अभी हम आगे इसी क्वेश्चंस में कहीं डिस्कस कर लेंगे। गोमास्तास एक लिंक थे किसके बीच, एक इधर हो गया ब्रिटिश लोग और एक इधर हो गए इंडियन वीवर्स, इन दोनों के बीच के लिंक थे गोमास्तास, ठीक है। सिस्टम ऑफ एडवांसेस, द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ एडवांसेस टू रेगुलराइज द सप्लाई। अब सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या लाया, एडवांसेस का सिस्टम ले आया, यानी कि तुम लोन ले सकते हो। तो अब ज्यादा वीवर्स ने लोन ले लिया, द वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस, यानी कि लोन्स, ज्यादा लोन ले लिया कि भाई चलो लोन लेके खरीद लेते हैं रॉ कॉटन और इनको बना के दे देते हैं, बाद में तो कमा ही लेंगे। दे इवन स्टार्टेड लूजिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन अ होप टू अर्न मोर, ज्यादा कमाने के चक्कर में ले लिया लोन, बट दे फेल टू डू सो, ज्यादा कमा नहीं पाए और क्या हुआ, इनके पास जो स्मॉल लैंड थे वो भी बेचना पड़ गया वो लोन वापस रीपे करने के लिए। although the wages increased somewhat in the 19th century, yet they could not improve welfare of worker। क्या मतलब है कि सैलरी तो बढ़ी थी लेकिन जो वेलफेयर था वो खुश नहीं हुए ये लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी दुखी थे। कौन लोग, वर्कर। क्यों दुखी थे, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसे करके लिख देना है। अब यही पूछ सकता है कि सैलरी इंक्रीज बट
जो लाइफ जीने का एक होता है ना लाइफस्टाइल, वो इंक्रीज नहीं हो पाया वर्कर का। अलग लैंग्वेज में पूछ सकता है, पॉइंट सही लिखने होंगे 1 2 3 4, देख लो क्या है। द एवरेज फिगर हाइड द वेरिएशन बिटवीन ट्रेडर एंड फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो एवरेज फिगर होता था सैलरी का, वो वेरिएशन को छुपा देता था कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कितने हट रहे हैं, नहीं हट रहे हैं ट्रेडिंग में। व्हेन द प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड नेपोलियनिक वॉर, द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर्स अर्न फेल सिग्निफिकेंटली। जब नेपोलियनिक वॉर में प्राइसेस बढ़ गए तो जो रियल वैल्यू था ना, जो वर्कर कमा पाते थे, वो बहुत ज्यादा गिर गया। ठीक है, प्राइस बढ़े यहां पर उनको, और जैसे ऊपर बताया ना मैंने कि जब प्राइस वाइस बढ़ रहा था तो और इनको दिक्कत हो रही थी। तो प्राइस तो बढ़ रहा था, ये ज्यादा पैसे में भी सेल कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू अर्न नहीं कर पा रहे थे अपनी। द सेम वेजेस कुड नाउ बाई फ्यूअर थिंग्स। और महंगाई बढ़ी तो जो सेम वेज थी, यानी मान लो अगर 10,000 तुम्हें मंथली मिल रहा है, कब 2010 में, अब वही 2020 में अगर 10,000 मंथली मिलेगा तो महंगाई बढ़ चुकी है, सेम वेज और कम ही चीज खरीद पाएगी भाई, फ्यूअर थिंग्स। द इनकम ऑफ वर्कर डिपेंडेंट नॉट ऑन वेज रेट अलोन। इनकम जो थी वो वेज रेट पर डिपेंडेंट नहीं थी सिर्फ। व्हाट वाज आल्सो क्रिटिकल वाज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सिर्फ सैलरी थोड़ी डिपेंड करती है कि 10,000 महीना मिलेगा, अब वो 10,000 महीना 1 साल तक मिलेगा, 10 साल तक मिलेगा, 1 महीने तक, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल वाज पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंटरनेशनल मार्केट बिफोर मशीन। मशीन्स के इंट्रोडक्शन के पहले इंडियन टेक्सटाइल की क्या इमेज थी, क्या पोजीशन थी? बड़ी अच्छी पोजीशन थी, सबको पता है, हमने पढ़ा इस चैप्टर में, एनिमेटेड लेक्चर देख लेना एक बार, सब क्लियर हो जाएगा यार। द पोजीशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन इंटरनेशनल मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। क्या क्या थी 3 पॉइंट्स में? बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन गुड फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। इंडियन का जो सिल्क था, कॉटन था, ये सब इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करता था। कोर्सर कॉटन वर प्रोड्यूस इन मैनी कंट्रीज। जो कोर्सर कॉटन था यानी कि रफ टफ कॉटन, वो तो अलग ही कंट्रीज में था, लेकिन जो सॉफ्टर था, फाइनर वैरायटी, वो सिर्फ इंडिया से आ पाती थी। एंड बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल वर कैरीड ऑन कैमल बैक via the northwest frontier. Also a vibrant sea trade operated through many या फिर मेन बोल सकते हैं, मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। जो मेन पोर्ट्स थे कौन कौन से? सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली। कौन कौन से? सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली। ये तीनों से क्या होते थे? ट्रेड होता था किसका? अरे फाइन टेक्सटाइल्स का। चलो, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर जी एंड JN टाटा इन शेपिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, सुनो क्या किया था इन्होंने, द्वारकानाथ टैगोर और जमशेद जी टाटा ने। द द्वारकानाथ टैगोर वॉज इन्वॉल्व इन चाइना ट्रेड, ये चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व थे। उसके बाद लेटर ही सेट अप 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज। 1830s 1840s के बीच उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज खोली। ही बिलीव्ड दैट इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल। उनका मानना था कि इंडिया को डेवलप करना है तो वेस्टर्नाइजेशन होना चाहिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग एंड बैंकिंग, इन सब चीजों में उन्होंने इन्वेस्ट किया। और JN टाटा ने क्या किया? वॉज इनिशियली इन्वॉल्व इन चाइना ट्रेड। दोनों के दोनों पहले चाइना ट्रेड में इन्वॉल्व थे। एंड रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, ये चाइना ट्रेड के साथ कहां इन्वॉल्व थे? कॉटन शिपमेंट में भी इन्वॉल्व थे, इंग्लैंड में कॉटन शिपमेंट करते थे। इन 1912 ही सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया एट जमशेदपुर। अब आता है अगर क्वेश्चन कि इंडिया में किसने फर्स्ट आयरन एंड स्टील नेटवर्क को सेटअप किया था, तो जमशेदपुर में किया था किसने? JN टाटा ने। चलो अब फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। डिस्पाइट ऑफ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड थ्रेड, द इंडियन हैंडलूम प्रोडक्शन नॉट ओनली सर्वाइव्ड बट आल्सो सॉ अ स्टीडी ग्रोथ इन 20th सेंचुरी। यानी कि ये इंडिया है अपना, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन, यहां से आ रही है क्या? मशीन मेड गुड्स, मशीन मेड थ्रेड। लेकिन फिर भी जो इंडिया का प्योर कॉटन है वो सर्वाइव तो कर ही रहा था, बल्कि स्टीडी ग्रोथ पे था, बढ़ नहीं रहा था, घट नहीं रहा था, लेकिन एक स्टीडी ग्रोथ मेंटेन किए हुए था। क्यों? इसके रीजन क्या क्या है तो सुनो। इसी क्वेश्चन को दूसरे वर्ड्स में कैसे दे देगा? एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हैंडलूम। ठीक है, इंडियन हैंडलूम क्यों इंपॉर्टेंट था, इसके इंपॉर्टेंस समझाओ। दोज हु कैटर्ड टू रिच ऑलवेज हैड डिमांड फॉर देयर गुड्स लाइक बनारसी एंड बलूचरी साड़ीज। बनारसी और बलूचरी साड़ीज की डिमांड काफी ज्यादा थी, किस पे? रिच, अमीर लोगों पे। और वो क्या डिमांड करते थे? बिल्कुल हैंड वीवन, हाथ से वीव किया गया क्लॉथ, हाथ का बना हुआ कपड़ा। ठीक है, मशीन मेड गुड्स नहीं, क्योंकि मशीन मेड गुड्स को बहुत ही ज्यादा उस नजर से देखते थे अमीर लोग, ये तो सब पहन रहे हैं, हमें चाहिए अपने हिसाब से कपड़ा जो रहेगा हैंडमेड। और मिल्स यानी कि फैक्ट्रीज कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड। क्यों ऐसा सोचते थे? क्योंकि मिल्स हैं, जैसे मान लो फैक्ट्रीज हैं, वो क्या करेंगी? वो तो सेम कपड़ा बनाएंगी ना, 1 2 3 सब पे सेम रहेगा डिजाइन। तो कुड नॉट इमिटेट यानी कि कॉपी नहीं कर पाते थे स्पेशलाइज्ड वीव्स, बिल्कुल स्पेशल वीविंग नहीं कर पाते थे। एग्जांपल साड़ीज विद इंट्रीसेट बॉर्डर, लुंगीज एंड हैंडकरचीफ। साड़ी, लुंगी और हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, इन सब पे अच्छे खासे जो बॉर्डर्स बनते थे ये नहीं बना पाते थे कौन? फैक्ट्रीज। ये हैंडमेड ही बनते थे। और हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंपलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। हैंडमेड प्रोडक्ट रोल्स रॉयस की तरह सिंबलाइज करते थे क्या? रिफाइनमेंट और क्लास, अमीरी चाहते थे यार, इसी which we call show off nowadays. However, machines and technology glorified in England
मशीन एंड टेक्नोलॉजी को कैसे ग्लोरीफाई किया जाता था बताओ, थ्रू पिक्चर्स ऑफ कवर पेज के थ्रू। अब हमने तुम्हारी इस चैप्टर को स्टार्ट करने में ही एक इमेज एक पेज पे और उसको टर्न करता ही एक और इमेज देखी थी ना, ईटी पॉल वाली, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। मशीन एंड टेक्नोलॉजी ग्लोरीफाइड इंग्लैंड इन अर्ली 20th सेंचुरी ऑन कवर पेज ऑफ सम बुक्स। एग्जांपल, द कवर पेज बुक ऑफ म्यूजिक बुक। कौन सी बुक थी वो? नॉर्मल बुक नहीं थी, म्यूजिक बुक थी। किसने पब्लिश की थी? ईटी पॉल ने 1900 में। shows the sign of progress as the picture of railway camera machine printing press and factory। रेलवे कैमरा मशीन प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री, ये सब चीजों को क्या दिखाया? साइन ऑफ प्रोग्रेस दिखाया कि ये सब चीजें प्रोग्रेस दिखा रही है, रेलवे कैमरा मशीन प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजीज इवन मोर मार्ड ऑन कवर पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन। ट्रेड मैगजीन पे और दिखाया गया है, जो दूसरी वाली इमेज है देखो, द ट्रेड मैगजीन शोज टू मैजिशियन, दो दिखाया गया था ना, एक अलादीन था जो ईस्ट को रिप्रेजेंट करता था और पास्ट को, यानी कि जो ईस्ट है वो पास्ट है, यानी कि पुरानी चीजें ईस्ट में, वेयर एज द वन इज मैकेनिक, और एक मैकेनिकल दिखाया गया है हाथ में मॉडर्न टूल्स पकड़े हुए, तो उसको दिखाया गया है कि वो ब्रिजेस बना रहा है, शिप्स बना रहा है, टावर बना रहा है, यानी कि जो ईस्ट के लोग हैं, यानी कि जो वेस्ट के लोग हैं वो मॉडर्निटी दिखा रहे हैं और ईस्ट के लोग पास्ट यानी कि पुरानी चीजों को दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट लिख सकते हो, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक एक आंसर का। देन हाउ डिड ब्रिटिश मार्केट एक्सपैंड देयर गुड्स इन इंडिया। ब्रिटिश मार्केट ने अपने ही गुड्स को, अपना खुद का प्रोड्यूस गुड्स को इंडिया में कैसे एक्सपैंड किया? द ब्रिटिश मार्केट एक्सपैंडेड देयर गुड्स इन इंडिया एज, सबसे पहला एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की, कैसे की? एडवर्टीजमेंट मेक प्रोडक्ट अपीयर मोर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, ये तो सबको पता है। दे ट्राई टू शेप माइंड ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल एज। एडवर्टाइजमेंट हैड प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट की मदद से कैसे एडवर्टीजमेंट किया था, इसके आइडिया सुनो आगे। पहला, पुटिंग लेबल्स ऑन क्लोथ बंडल्स, लेबल लगा देते थे, जैसे कि आज कहीं हम देखते हैं मेड इन इटली, ठीक है, तो बड़ा लगता है कि अरे भाई इटली का है, इटली का परफ्यूम है, फ्रेंच का परफ्यूम है, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसी तरह उन्होंने क्या किया, मेड इन मैनचेस्टर नाम का लेबल लगा दिया। तो व्हेन बायर सॉ मेड इन मैनचेस्टर रिटन इन बोल्ड ऑन लेबल, दे वुड फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग क्लॉथ। जब लेबल देखते थे तो कॉन्फिडेंट फील करते थे। जैसे आज तुम अगर एलन सॉली या फिर कोई और अच्छी ब्रांड का लेबल देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अच्छा ही प्रोडक्ट होगा। फिर इन्होंने हमारी फीलिंग्स सब कैसे खेला, इंडियन गॉड्स की फोटो लगाना शुरू कर दी। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स गिव अप्रूवल टू गुड बीइंग सोल्ड। अब जो भी बेचते थे उस पर इंडियन गॉड्स की फोटो लगाते थे, जैसे कृष्णा की इमेज, सरस्वती माता की इमेज। वॉज इंटेंटेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड अपीयर सम फेमिलियर। देखो, क्योंकि ये फॉरेन लैंड से आ रहा था तो लोग क्या कहते थे कि ये तो दूसरे का प्रोडक्ट है, मत खरीदो। तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, इन्होंने हमारे इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस को लगा दिया और कहा, उनको एक अपील दिखाई कि देखो ये तुम्हारे भगवान का एक इनकारनेशन है, भगवान की दी हुई चीज है, एंड इस तरह से बेवकूफ बनाते गए लोगों को। फिर प्रिंटिंग कैलेंडर टू पॉपुलराइज दियर प्रोडक्ट। देखो, इन्होंने न्यूज़पेपर और मैगजीन में नहीं किया अपना एडवर्टीजमेंट, इन्होंने कैलेंडर पूरा का पूरा बना दिया। क्यों? क्योंकि जो कैलेंडर होता है उसमें हर महीने का होता है, वो इंसान पूरे साल रखता है, और अगर उसमें एडवर्टीजमेंट करोगे तो पूरे साल एडवर्टीजमेंट होता है, और कैलेंडर गरीब अमीर सब खरीदते हैं, है ना। देखो, दे कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हु कुड नॉट रीड, जो पढ़ नहीं पाते थे वो भी कैलेंडर रखते थे, और न्यूज़पेपर और मैगजीन तो वही रखते थे जो पढ़ पाते थे। दे वर हंग इन टी शॉप्स एंड इन पुअर पीपल होम, गरीबों के पास था, टी शॉप्स में था, जस्ट एज मच एज इन ऑफिस एंड मिडिल क्लास, यानी कि मिडिल क्लास और ऑफिस और गरीबों में सबके पास कैलेंडर तो होता ही था। फिर ये क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियल। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है ये समझा देता हूं। प्रोटो यानी कि प्री, और इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का पीरियड को बोलते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी उसके बिना जो काम होता था उसको बोलते थे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। इवन बिफोर फैक्ट्रीज केम टू लॉट द लैंडस्केप, यही सब है कि फैक्ट्रीज आने से पहले भी कैसे काम चल रहा था। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूरोपियन मर्चेंट। क्या क्या प्रॉब्लम आई थी? ड्यू टू एक्सपेंशन, देखो, डिस्क्राइब एनी 5 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय यूरोपियन मर्चेंट इन सेटिंग अप देयर इंडस्ट्रीज इन टाउन्स बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी यूरोपियन मर्चेंट को खुद? प्रॉब्लम ऐसी थी कि ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड द मर्चेंट्स वांटेड टू एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन बट ट्रेड एंड क्राफ्ट गिल्ड्स वर वेरी पावरफुल। क्या था कि एक एक एरिया में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड्स थे, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस थे, टैक्सेस थे, दे कुड क्रिएट मैनी प्रॉब्लम फॉर मर्चेंट इन देयर टाउन। तो उनके टाउन में बड़ी दिक्कत होती थी। रूलर्स, जो वहां के रूलर्स थे ना, उन्होंने मोनोपोली राइट दे रखा था कि इस एरिया में सिर्फ एक ही क्लास, एक ही आदमी एक चीज का प्रोडक्शन करेगा। मोनोपोली राइट इसको बोलते हैं। टू डिफरेंट गिल्ड टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सबको अलग अलग प्रोडक्ट बटा हुआ था। इन कंट्री साइड पीसेंट एंड आर्टिसन वर अवेलेबल फॉर वर्क, लेकिन कंट्री साइड में ऐसा नहीं था। गांव में ऐसा क्या था? पीसेंट और आर्टिसन अवेलेबल थे वर्क करने को। अब यही सेम पॉइंट्स तुम्हें लिखना होगा अगर आंसर आता है कि व्हाई वर यूरोपियन मर्चेंट्स फ्लीइंग या फिर मूविंग टुवर्ड्स कंट्री साइड, गांव में क्यों जा रहे थे? अधिकतर लोग शहर में जाते हैं, गांव में क्यों जा रहे थे? क्योंकि पहला पॉइंट रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि यार वर्ल्ड ट्रेड का जब एक्सपेंशन हुआ तो मर्चेंट ने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, वो आ गए टाउन में, यानी कि शहरों में आ गए पहले तो शहरों में क्या देखा कि यहाँ पे ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड है, यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम है, और
यहां पर जो रूलर्स हैं यहाँ के पर्टिकुलर, इन्होंने मोनोपोली राइट दे रखा है कि बाकी और कोई उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये कैसे करते? लेकिन कंट्री साइड में ऐसा नहीं है कोई भी रिस्ट्रिक्शन, और वहां पर पीसेंट और आर्टिसन अवेलेबल है वर्क के लिए, काम के लिए। क्राफ्ट गिल्ड्स वर वेरी पावरफुल, दे मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस। यानी कि जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, बड़े पावरफुल थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे। क्या क्या कंट्रोल करते थे? प्रोडक्शन पे ध्यान रखते थे, कंपटीशन पे ध्यान रखते थे, प्राइसेस पे ध्यान रखते थे, और नए लोग की एंट्री नहीं होने देते थे, जो मैंने ऊपर ही समझा दिया। पॉज कर लो और ये पॉइंट्स काफी सारे आंसर में चेप सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 5 रीजन व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूरोप प्रीफर हैंड लेबर। हैंड लेबर क्यों प्रीफर करते थे? अब सुनो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन आने के बाद भी कोई हैंड लेबर क्यों प्रीफर कर रहा है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। लेबर की शॉर्टेज ही नहीं थी ना, इतने लोग रेडी थे काम करने को कम पैसे पे, तो उन्होंने उठा लिया। ठीक है। इन मैनी इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। लेबर की डिमांड सीजनल थी। तो जैसे अगर मान लो जैसे ब्रीवरीज हैं या फिर बेकरीज हैं, तो वहां पर क्या है, कोल्ड मंथ्स में चाहिए डिमांड है। ठीक है, बिजी रहते थे कोल्ड मंथ में, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट दियर डिमांड। अब क्या था कि जब अगर किसी इंडस्ट्री में सिर्फ कोल्ड सीजन में चाहिए तो क्या करना है, वहां पे अगर तुम जैसे मान लो किसी को सिर्फ कोल्ड सीजन में चाहिए, यानी कि सिर्फ 4 महीने 4 मंथ्स के लिए चाहिए, तो अगर मशीन खरीदोगे तो 12 महीने पड़ी रहेगी, उसकी रिपेयर कॉस्ट आएगी, पड़े पड़े खराब हो जाएगी। लेकिन वहीं लेबर्स हैं, 4 महीने तक काम दिया, उसके बाद भगा दिया। तो इसमें फायदा इंडस्ट्रीज का हो रहा था हैंड लेबर में। फिर बुक्स, बाइंडर्स एंड प्रिंटर केटरिंग टू क्रिसमस। अब जैसे कुछ कुछ बिजनेस सिर्फ ओकेशनल, जैसे क्रिसमस के समय पे, ये क्रिसमस लिखा है, अपनी ज्यादा हिंदी में लिख दी किसी ने, इसको क्रिसमस कर लो, थोड़ी बहुत मिस्टेक मिस हो जाती है। डिमांडेड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड्स बिफोर दिसंबर। अब ज्यादा लोग चाहिए दिसंबर के पहले कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में, तो बुला लिया हैंड लेबर को और काम करवा के फिर वापस भगा दिया। ठीक है। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड। अब कुछ कुछ प्रोडक्ट सिर्फ हैंड से प्रोड्यूस होता था, तो मैंने ऊपर ही समझा दिया, क्योंकि रिच लोग हैंडमेड चीजें प्रेफर करते थे। नेक्स्ट, आ गया है अपना लास्ट चैप्टर, प्रिंट का चैप्टर। इसकी भी एनिमेटेड लेक्चर डाल दिया यार, जाके सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स एनिमेटेड फॉर्म में वन शॉट तरीके में देख सकते हो। पढ़ते हैं। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ द आइडिया ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स। प्रिंट की वजह से एनलाइटमेंट थिंकर यानी कि अच्छे फिलोसफिकल सोचने वाले लोगों के आइडियाज कैसे फैले, क्योंकि कलेक्टिवली द राइटिंग ऑफ थिंकर प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। यानी कि जब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों ने कमेंट्री स्टार्ट की, डिस्कस करना स्टार्ट किया, किस पे? ट्रेडिशन पे, सुपरस्टिशन पे और डिस्पोटिज्म पे, यानी कि राजा महाराजा के रूलों पे, जो राजा महाराजा अपना रूल्स चलाते थे ना, उस पर। एंड स्कॉलर्स एंड थिंकर्स आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रीजन रेदर देन कस्टम एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग टू बी जज्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। यही मैंने समझाया लेक्चर में। क्या चीज? कि जो स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि इनको हर चीज का रीजन चाहिए, रेदर देन कस्टम, यानी कि कोई कस्टम बिलीफ फॉलो करने से बढ़िया है, इनको हर चीज का रीजन दो, हर एक चीज का रीजन चाहिए इनको। ठीक है। देन दे अटैक द सेक्रेड, यानी कि धार्मिक अथॉरिटी ऑफ चर्च, इन्होंने चर्च तक पे अटैक कर डाला, एंड द डिस्पोटिक पावर ऑफ स्टेट, और जो डिस्पोटिक पावर थी, राजा महाराजा की पावर थी स्टेट की, उस पर भी अटैक किया। दस इरोडिंग द लेजिटिमेसी ऑफ अ सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सोशल ऑर्डर था कि अमीर अमीर रहेंगे उसके नीचे गरीब, उसके नीचे और गरीब, और उसके नीचे तुम। मजाक कर रहा हूं। ठीक है। ये जो ऑर्डर था ना अपना, तो इस ऑर्डर को इन्होंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? ऊपर के लोग कौन थे? ऊपर के लोग थे जो गवर्नमेंट में थे और जो चर्चेस में थे। ठीक है। तो उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देन द राइटिंग ऑफ वोल्टेयर एंड रोशियो, ये कुछ थे बहुत ही अच्छे जो लिखते थे, जो सपोर्ट करते थे लोअर क्लास का। कौन कौन? वोल्टेयर और रोशियो। इनकी राइटिंग्स को लोग पढ़ने लग गए और इनकी बुक्स ने काफी सारी चीजें लोगों तक फैलाई और लोगों की आंखें ओपन कर दी। क्या सोचने के लिए? क्रिटिकल सोचने के लिए और रैशनल सोचने के लिए, रीजन मांगने के लिए लोगों से। फिर हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन से नई रीडिंग पब्लिक कैसे आती है? अर्लियर रीडिंग वर रिस्ट्रिक्टेड टू इलाइट्स बट नाउ एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। पहले तो सिर्फ इलाइट्स यानी कि अमीर लोग पढ़ पाते थे, बट जैसे जैसे बहुत ज्यादा प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रिंट बढ़ जाता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में प्रिंट होता है, तो इजीली अवेलेबल होता है और लोग पढ़ने लगते हैं। अर्लियर बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव, वही पॉइंट है कि महंगा था, बाद में सस्ता हुआ तो काफी लोग पढ़ने लग गए। ड्यू टू प्रिंट रिवॉल्यूशन बुक कुड रीच टू वाइडर सेक्शन, इसकी वजह से वाइडर सेक्शन तक पहुंचने लग गया। अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक बट नाउ अ रीडिंग पब्लिक इमर्ज, क्योंकि कम लोग पहले पढ़े लिखे थे तो लोगों की सुनते थे। अब सिर्फ इसके पीछे कम पढ़ा लिखा रीजन नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि महंगा। अब महंगा है तो तुम क्या करोगे? 4 दोस्त मिलकर एक वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन ले लोगे, मिलकर देखोगे। अब वही यहां भी हो रहा था, लेकिन जब सस्ता हुआ तो सबके सब हियरिंग, यानी कि एक पढ़ता था बाकी सुनते थे, वैसा ना करके सब अपना अपना पढ़ने लग गए। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ प्रिंट वॉज डाइवर्सिफाइड बाय द 17th सेंचुरी इन चाइना। चाइना में कैसे प्रिंट को डाइवर्सिफाई किया गया, अलग अलग तरीके का प्रिंट कैसे लाया गया, सुनो।
बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। पहले क्या होता था, प्रिंट सिर्फ ऑफिशियल्स यूज करते थे। क्यों? ब्यूरोक्रेसी के पेपर के लिए। चाइना में बहुत लंबी ब्यूरोक्रेसी है, उसके पेपर, उसके रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम कराए जाते थे और उसके लिए प्रिंट यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे इसका यूज बढ़ गया। कैसे? प्रिंट वॉज नो लॉन्गर जस्ट यूज बाय स्कॉलर ऑफिशियल, कि अब सिर्फ स्कॉलर ऑफिशियल्स नहीं यूज कर रहे थे, बल्कि मर्चेंट्स यूज कर रहे थे। मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंट इन देयर एवरीडे लाइफ एज दे कलेक्टेड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। उनको ट्रेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी न्यूज़पेपर में जो निकलती थी। फिर रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लीजर एक्टिविटी। लीजर का मतलब होता है पास टाइम एक्टिविटी, यानी कि फ्री टाइम में जो लोग करते हैं। लोगों को पसंद था बैठ के रोमांटिक स्टोरी पढ़ना। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्लेस। इनको क्या पसंद था? जो नई रीडरशिप था, यानी कि नए लोग जो आए थे पढ़ने, उनको अलग अलग वैरायटी की चीजें पसंद थी। यार जैसे तुम एक वेबसाइट पे बोरिंग चीजें देख के बोल रहे हो तो तुम्हें और अलग अलग मसाला चाहिए, तो उसी तरह इनको भी अलग अलग मसाला चाहिए। फिक्शनल नैरेटिव चाहिए, पोएट्री चाहिए, ऑटोबायोग्राफी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, रोमांटिक प्लेस तक चाहिए। ठीक है। वाई वॉज हिकी परसिक्यूटेड बाय जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी की बैंड क्यों बजाई? क्योंकि इन्होंने बड़ा गलत काम कर दिया। फ्रॉम 1780, बैकग्राउंड स्टोरी सुन लो कि फ्रॉम 1780 जेम्स अगस्टस हिकी बेगन टू एडिट बंगाल गजेट। इनको बंगाल गजेट का एडिटर बना दिया गया, जो एक वीकली मैगजीन थी। और वो अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करती थी? अपने बारे में ये मैगजीन क्या बोलती थी कि अ कमर्शियल पेपर, देखो, अ कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, कि एक कमर्शियल पेपर है जो सबके लिए ओपन तो है, सब पढ़ तो सकते हैं, लेकिन ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी ये पार्शियलिटी नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है। सो इट वॉज अ प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज। ये प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था जिसके एडिटर कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। प्राउड ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दैट बिगन इंग्लिश प्रिंटिंग इन इंडिया। ठीक है, ये बड़ा खुश था, बड़ा प्राउड था, क्योंकि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस से ये अलग था, क्योंकि प्राइवेट इंग्लिश एंटरप्राइज था, गवर्नमेंट रूल नहीं था। अब हिकी ये क्या करते थे, जो इसके एडिटर थे, ये कई सारे एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते थे जिसमें स्लेव से और इंपोर्ट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होते थे, लोग इसलिए पढ़ते थे। बट इन्होंने क्या गलती कर दी कि ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ गॉसिप। उन्होंने कई सारी गॉसिप, यानी कि इंटरनल बातचीत जो होती थी कंपनीज के सीनियर लोगों की और इंडिया में, उसको पब्लिश कर डाला, पब्लिक कर दिया। ठीक है, प्राइवेट बातों को। अब इसके वजह से गुस्सा हो गए कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने हिकी को परसिक्यूट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर इन डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। साइंटिस्ट और फिलोसफर का क्या कंट्रीब्यूशन था? सबको पता है, अलग अलग लोग लिखते थे, जैसे इसाक न्यूटन वगैरह। पॉज करो, अब पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये आंसर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ये आंसर नंबर 5 बहुत ही सिंपल है, रीड कर लो एक बार। देन 6 पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ प्रिंट रिवॉल्यूशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग मेनिया इन यूरोप। यूरोप में रीडिंग मेनिया कैसा है? प्रिंट रिवॉल्यूशन, यानी कि कई सारे लोग कैसे रीडिंग स्टार्ट कर दी, कैसे पढ़ने लग गए प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से। सुनो, अ न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर टू टारगेट न्यू रीडर। नए नए फॉर्म, नए नए लोगों को टारगेट करते थे। देयर वर रिचुअल कैलेंडर अलॉन्ग विद बिलार्ड्स एंड फोक टेल्स। कैलेंडर भी आ चुका था अब। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पेटी पैडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी। यानी कि ये फॉर नहीं है, ये फॉर अ पेनी है। ठीक है, फॉर अ। क्या पॉइंट है कि इंग्लैंड में क्या हुआ? पेनी चैप बुक्स आ गए। पेनी चैप बुक्स का मतलब कि सस्ती बुक्स, चैप बुक्स याद कर लो, सस्ती बुक्स, चीप बुक्स, जो 1 पेनी पे बिकती थी। कैसे? 1 पेनी पे, समझ लो 1 रुपये पे, बहुत सस्ती बुक 1 पेनी पे बिकती थी। जो कौन बेचता था? पेडलर्स। पेडलर्स होते हैं जो लोग पैदल, पेडेस्ट्रियन समझ लो, पैदल चल चल के जा के घर घर बेचते थे, जिनको क्या बोलते थे? चैपमैन। चैप बुक बेचने वाले को चैपमैन। ठीक है। देन एंड सोल्ड फॉर अ पेनी, यानी कि 1 पेनी पे बेचते थे। सो दैट इवन पुअर कुड बाई। अब इसको गरीब लोग भी खरीद पा रहे थे। ठीक है। इन फ्रांस दीज लो प्राइस बुक्स वर कॉल्ड। अब यही जो लो प्राइस बुक, वहां पर चैप बुक बोली जा रही थी इंग्लैंड में, फ्रांस में इसी का एक वर्जन निकाला गया लो प्राइस बुक का, जिसको बोलते थे क्या? बिब्लियोथीक ब्लू। ठीक है, ये बहुत ही चीप ब्लू कवर से बनाई गई थी, कवर पे कम खर्चा किया गया, इसलिए सस्ती थी। देयर वर रोमांसेस, हिस्ट्रीज, बुक्स ऑफ वेरियस सिक्सेस सर्विंग डेवलप टू कंबाइन इंफॉर्मेशन ऑन करंट अफेयर विद एंटरटेनमेंट। यानी कि रोमांसेस था, हिस्ट्री थी, एंटरटेनमेंट था, हर एक चीज था, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रिंट थे, अलग अलग लोग इसलिए पढ़ पा रहे थे। इसलिए एक रीडिंग मेनिया बन गया था, क्योंकि अलग अलग लोग के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, सब लोग अपने चॉइस की चीज रीड कर रहे थे। पीरियोडिकल प्रेस डेवलप टू कंबाइन इंफॉर्मेशन ऑन करंट अफेयर विद एंटरटेनमेंट। पीरियोडिकल प्रेस ने क्या किया? एंटरटेनमेंट और करंट अफेयर को कंबाइन कर दिया। द आइडिया ऑफ साइंटिस्ट एंड स्कॉलर हैड नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल। जो साइंटिस्ट थे, स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े लोग जो लिखते थे, जैसे साइंटिस्ट इसाक न्यूटन, स्कॉलर्स रॉसियू और वोल्टेयर, ये लोग जो लिख रहे थे अपनी राइटिंग, ये लोगों तक क्यों एक्सेसिबल हो गए? प्रिंट की वजह से। ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस या इंपैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन पे क्या असर था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन वुमेन ने भी क्या किया? लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देयर लाइव्स एंड फीचर ऑफ वुमेन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन रीडर। जब वुमेन लोग लिखने लग गई तो वुमेन रीडर भी आ गए, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड चीजें लिखती थी कि कैसे लाइफ होती है वुमेन की, क्या क्या फेस करना पड़ता है। वुमेन राइटर राइट दियर ओन ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा, अपनी जीवनी कथा लिखने लग गए,
दे हाईलाइटेड द कंडीशन ऑफ वुमेन, देयर इग्नोरेंस एंड हाउ दे फोर्स टू डू डोमेस्टिक लेबर, यानी कि इतनी भी तकलीफ है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ हिंदू राइटिंग वॉज डिवोटेड टू एजुकेशन ऑफ वुमेन। हिंदू राइटिंग का एक लार्ज सेक्शन किस पे डिवोटेड था? वुमेन एजुकेशन पे। इन अर्ली 20th सेंचुरी द जर्नल्स रिटन बाय वुमेन बिकेम वेरी पॉपुलर इन विच वुमेन एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज वर डिस्कस। क्या क्या इशू डिस्कस किए? औरतों की एजुकेशन पे, विडोहुड पे यानी कि विधवा हो जाने पे, और विधवा लोगों की मैरिज दोबारा कराने पे। मैनी राइटर्स पब्लिश हाउ टू टीच वुमेन टू बी ओबेडिएंट वाइफ। अब कई लोग ऐसा अच्छा चीज लिख रहे थे, प्रोग्रेसिव चीज, तो कई लोग कंजर्वेटिव चीज भी लिख रहे थे, यानी कि पुरानी सोच की चीज। क्या लिख रहे थे? कि कैसे औरत को एक अच्छी वाइफ बनना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्लीस्ट प्रिंट कल्चर इन जापान। जापान में क्या क्या था? सुनो ध्यान से। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज फ्रॉम चाइना, या बुद्धिस्ट मिनिस्ट्री फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग इनटू जापान, यानी कि चाइना से ही प्रिंट स्टार्ट हुआ, जापान में आया। और ओल्डेस्ट जापान बुक कौन सी थी? याद रखना, डायमंड सूत्रा, एमसीक्यू आ सकता है। फिर मिडिवल जापान में क्या हुआ? कई लोग आए, राइटर्स वगैरह आए और सस्ती बुक बेचने लग गए। फिर प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल, जापान की खासियत क्या थी कि विजुअल मटेरियल आ गया, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इनके पास विजुअल चीजें इन्होंने स्टार्ट की बेचना, ठीक है, सिर्फ राइटिंग नहीं, यानी कि इमेजेस वाली चीजें। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे नीचे, इन लेट 18th सेंचुरी इन फ्लोरिशिंग अर्बन सिटीज ऑफ ईडो, ईडो एक सिटी है, वहां पे इन्होंने इलस्ट्रेशन लगा दी पेंटिंग्स की, जो क्या डिपिक्ट करती थी? अर्बन कल्चर, आर्टिसंस, कॉर्टिसंस एंड टी हाउस गैदरिंग, यानी जो भी हो रहा था दुनिया भर में उसकी पेंटिंग थी। बुक्स फॉर, ये अगला पॉइंट, ये देखो, बुक्स फॉर वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक्स और पब्लिश्ड, यानी कि अलग अलग तरीके की बुक्स भी पब्लिश की गई। फिर एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल, जो फर्स्ट बुक प्रिंट की थी बाइबल। अब नहीं पता तो मैं बता दूं फर्स्ट बुक कौन सी प्रिंट हुई थी? बाइबल। किसने प्रिंट की? ये सब कुछ इसमें नीचे लिखा है यार, गुटेनबर्ग ने। द मेन फीचर ऑफ प्रिंटेड बाइबल वर, पहला, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जॉन गुटेनबर्ग या जोहानस गुटेनबर्ग वॉज द होली बुक बाइबल, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई। इट क्लोजली रिसेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट जैसी ही थी इन अपीयरेंस एंड लेआउट, लेकिन ये हैंडेड नहीं थी, ये मशीन प्रिंटेड थी, या बोलो हैंड प्रिंटेड ही थी। हैंड प्रिंटेड थी लेकिन मैकेनिकल तरीके से थी, उन्होंने लेड मोल्ड्स का जो बनाया था अपना ना, उससे प्रिंट की गई थी। द टाइप्स ऑफ मेटल लेटर्स, देखो मेटल लेटर से इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड स्टाइल, हैंड स्टाइल को कहीं तरीके से इमिटेट या कॉपी कर रही थी, ठीक है, उसके जैसी थी। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स होगा ऑफ द बाइबल वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड फाइलेज एंड अदर पैटर्न्स। अब देखो पहले बना दिया उस तरीके से अपने उस आइडिया से, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हैंड लेबर का मदद लेकर फॉइलेज बनाई और कई पैटर्न बना दिए बॉर्डर पे अच्छा दिखाने के लिए। फिर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स फॉर कॉमन्स एंड फॉर इलाइट्स वर डिफरेंट। अबाउट 180 कॉपीज वॉज प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रिंट। देखो मेन फीचर कौन कौन से बाइबल के सुनो। पहला जोहान गुटेनबर्ग ने किया था प्रिंट, अपने कौन से प्रेस में किया था, जो उन्होंने पहला प्रेस बनाया था। कैसे? रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट की जैसी थी दिखने में, और कैसे बनाई गई थी? मेटल लेटर से, लिड मोल्ड वगैरह से, ठीक है। और इसके बॉर्डर को हैंड से इल्यूमिनेट कर देते थे फॉइलेज वगैरह लगा के, और ये कि 180 कॉपी बनी थी जिसको प्रिंट होने में 300। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, कि ये प्रिंटिंग प्रेस कैसे डेवलप हुआ था इसके बारे में लिखना है। द डेवलपमेंट ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुआ? ड्रॉइंग द नॉलेज फ्रॉम वाइन एंड ऑलिव प्रेस, वाइन एंड ऑलिव प्रेस थे गुटेनबर्ग के पास बहुत पहले से। डेवलप द मॉडल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग मेटल्स एंड लेटर ऑफ अल्फाबेट। मोल्ड्स क्या होते हैं? यानी कि खांचे, मोल्ड्स बना दिए जिसमें लेड को मोल्ड करते डालते थे, ठीक है, ये आगे दिखेगा। इन्होंने कास्टिंग मेटल टाइप बना दिया अलग लेटर के अल्फाबेट के, जैसे ए का एक अलग मोल्ड, बी का अलग मोल्ड, ठीक है। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। अब इस सिस्टम को परफेक्ट कर दिया, पहली बुक बाइबल निकाल ली 180 पन्ने की, 3 साल लग गया प्रिंट होने में। इन दी 100 years बिटवीन 1459 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज। अब इन्हीं के मॉडल पर बेस्ड प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर दी गई यूरोप में कई जगह पे। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज सीटिंग वर्क, अलग अलग कंट्रीज से लोग आते थे, देखते थे, एंड एक शिफ्ट देखने मिला हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ। अब ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन। प्रिंट रिवॉल्यूशन क्या इफेक्ट था? कॉस्ट कम हो गया, लेबर एंड टाइम का चीज हो गई, फिर प्रिंटिंग, अरे यार पढ़ाई देता मैंने, बोलोगे इग्नोर कर दे रहा हर क्वेश्चन। अबे यार इजी है ना ये वाला। क्या हुआ था? कॉस्ट कम हो गई प्रिंट रिवॉल्यूशन से। द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू ईच बुक केम डाउन, टाइम और लेबर कम हो गया। मल्टीपल कॉपीज को इजिली बनाने लग गए। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन, इजिली सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फियर एंड हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज एंड रिफॉर्मेशन। अब यहीं पर होते हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के खत्म। हर एक चैप्टर के एनिमेटेड लेक्चर चले हुए हैं, जाकर देख सकते हो। और इस तरह के ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स के भी सेशन आएंगे, तो अगर मिस नहीं करना है तो नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ दे। इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल नो बकवास ज्वाइन कर ले। दिन क्या, अबे जाना जा पढ़ ले।